हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मई मंथ का मैगजीन, और जिसका आईआर सेक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल रिलेशन हम पढ़े हैं। उससे पहले ना मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखो, जो अपना जीएस पेपर 2 है ना, ऐसे हर एक पेपर में ना कुछ ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स को ना हमें हमेशा बहुत अच्छे से रेडी करके रखना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे कैसे भी करके ना मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। जैसे मेरे को जो अपने दोनों अटेम्प्ट में दिखा ना, मान के चलोगे तुम, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएस 2 में ना ऐसा ही 92 मार्क्स थे, और सेकंड अटेम्प्ट में 1110 हो गए थे। इसमें केवल और केवल मैंने क्या किया था, आईआर पे ही बहुत ज़्यादा फोकस किया था, इंटरनेशनल रिलेशन पे, और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैं आज जो मैं ये सब कुछ मतलब सारी चीज़ें हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे पेपर फर्स्ट की बात की जाए ना, तो उसमें सोसाइटी को हमेशा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। पेपर 2 में देखो तो गवर्नेंस और आईआर को हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। इनके इंट्रो, कंक्लूजन, डायग्राम, डेटा, ये सब कुछ बना के रखो। जैसे जजमेंट है या फिर कोई कमिटी है, ये सब बना के रखो। ऐसे पेपर थर्ड में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर, हमेशा बहुत इजी क्वेश्चन बनता है वहाँ से। डीएम, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है उधर से भी आप चाहोगे तो। इंटरनल सिक्योरिटी, भाई इंटरनल सिक्योरिटी इकोनॉमी के बराबर वेटेज रखता है। 4 क्वेश्चन आते हैं उधर से, 4 ही इकोनॉमी से आते हैं। और आप इकोनॉमी पूरी साल पढ़ते रहते हो, इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हो, जबकि वो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, ये तीनों के तीनों पेपर्स में ये लॉन्ग लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। इन पे हमेशा आप पूरा काम करके रखो। इंट्रो, कंक्लूजन, इसके डायग्राम सब कुछ बना के रखो। यदि आप ये बना के रखे नहीं हो, तो मैं धीरे धीरे करके ना एक एक का सबका मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मैंने बनाए हुए थे अपने दोनों अटेम्प्ट में, और जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए है, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं आईआर के बारे में कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए। अब क्या है ना, जितना उसमें दिया हुआ है मैगजीन में, वो सब पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा। एक मतलब आपके सीरियस एस्पिरेंट और एक ऐसे ही फर्जी सोना बाबू टाइप एस्पिरेंट में उसे पता ही नहीं होता है कि इसमें से पढ़ना क्या है। तो वो हमें जानकारी बराबर रखनी है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन है। इसमें देखोगे तो 4 टॉपिक दिए हैं मेनली। इंडिया एंड इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो ऐसे देखोगे ना, तो तुम्हें 18, 19, 20 इधर थोड़े से क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था। और मोस्टली क्वेश्चंस निकलते हैं, अभी बीच में नहीं आए, लेकिन अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका के ऊपर 2022 में क्वेश्चन पूछा था। तो इफेक्ट ऑफ पॉलिसी, पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, तो इसमें देखोगे आप कि हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बायलेटरल रिलीजन, इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो यूपीएससी ने दिया। लेकिन इसमें ना मैंने क्या किया था, ये थीम्स रिकॉग्नाइज किए पीवाईक्यू से। कुछ थीम्स हैं 4 से 5, और उन थीम्स पे अच्छे से इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और क्या कहते हैं डायग्राम बना के रखे मैंने पहले से ही। जिससे मैंने मैंने बताया आपको 20 मार्क्स मैंने डायरेक्टली इंक्रीज कर लिए थे 92 से 1110। तो वो सब सारी अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मोस्टली क्या है ना, कि 4 टॉपिक हैं और 4 क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता है। 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक से, जो मोस्टली क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 19, 20 रहता है। जिन लोगों को पता नहीं है तो ध्यान रखना कि 19, 19, 20 और 9, 10, और 9, 10 रहता है 10 मार्क्स का, 19, 20 रहता है 15 मार्क्स का। तो मान के चलो 30 और प्लस 20, तो 50 मार्क्स का टोटल आई आता है। तो ध्यान रखना, ये कुछ 2016 में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था, तो वो हमने ये मेंशन कर दिया, लेकिन हमेशा ऐसा ही रहता है 9, 10 और 19, 20। तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि 4 टॉपिक हैं सिलेबस में, ठीक है ना, और 4 ही क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो मतलब हर एक टॉपिक को हमें कवर करना पड़ेगा। लेकिन टॉपिक को तो कवर करना है, उसमें जो थीम्स है ना, वो थीम्स निकालना बहुत जरूरी है। टॉपिक तो हर जगह आपको कोई ना कोई बता ही देता है, 4 टॉपिक कवर कर लो, लेकिन उनमें कौन सी थीम्स रिपीट हो रही है ना, वो मेन काम है। उन पे इंट्रो, कंक्लूजन बनाना मेन काम है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है कि 4 क्वेश्चंस मतलब 50 से नंबर का इजीली क्वेश्चन पेपर आता है, जो मार्क्स रहते हैं 50 को। और क्या है, इसमें थोड़ा सा मैंने ये मेंशन करा हुआ है, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। तो मोर और लेस ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं 2, और 2 प्योरली करंट बेस्ड आते हैं। ठीक है ना? तो ट्रेडिशन में क्या है, जैसे डायस्पोरा के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, या फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये सब ट्रेडिशनल होते हैं। और करंट बेस पे तो आपको पता है, कोई बॉडी पूछेंगे, एक ये G20 का कुछ बता दो, या फिर G7, या फिर कुछ ही पूछ लेंगे, कोई बॉडी, WTO या फिर UN, इनको लेके कोई बॉडी पूछ लेंगे, तो उनसे रिलेटेड क्या है तो वो पूछ लेंगे। अभी देखो, और क्या है कि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट थीम बने, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबर्स, जो इंडिया एंड मेजर पावर्स, इंडिया अफ्रीका के रिलेशन 3-4 क्वेश्चन पूछा है, इंडिया के डायस्पोरा पे 3-4 क्वेश्चन पूछा है, WTO अकेले ही 3-4 क्वेश्चन पूछा है।
तो एक एक करके हम लोग ना ओवरव्यू में दे देता हूँ, बाकी आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अपना बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़े 2-3 हम लोग आर्टिकल भी देख लेंगे मे के। तो सबसे पहला जो आपका थीम है ना, वो यही है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो इस पे देखोगे ना तो आप ऐसे मान के चलो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो 2020 में आया था इंडिया मतलब और श्रीलंका के बीच में कि क्राइसिस में इंडिया का क्या रोल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही 2015 में आया था पाकिस्तान के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। और आप देखोगे तो 2020 में भी क्वेश्चन था, लेकिन वो अफगानिस्तान पे था, डायरेक्ट नहीं था, अफगानिस्तान के साथ 2020 में क्वेश्चन आया था। अभी देखो 2000 चौथा है, बांग्लादेश के साथ क्वेश्चन आया था 2013 में। 2013 में मालदीव के साथ क्वेश्चन आया था। श्रीलंका के साथ 2013 में क्वेश्चन आया था। नेपाल के साथ आया। फिर ये पाकिस्तान इंडस इंडस वाटर ट्रेटी के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक चीज तुम्हें समझ में आएगी जब आप पढ़ोगे ना, तो मोस्टली क्या है, श्रीलंका के बारे में क्वेश्चन पूछा है उसने, श्रीलंका पे 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 बार पाकिस्तान पे क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 बार बांग्लादेश पे क्वेश्चन पूछ लिया है, 1 बार मालदीव पे क्वेश्चन पूछ लिया है, और आप देखोगे तो पाकिस्तान पे भी, वो इंडस वाटर ट्रेटी पे। तो ये देखो ये थीम जो है ना, इसमें तुम्हें देखने में दिख रहा होगा ना कि आप श्रीलंका पे, ठीक है ना, आप पाकिस्तान तो अभी नहीं बनाओ, श्रीलंका पे आप, और आप बांग्लादेश पे, ठीक है ना, मालदीव पे, नेपाल पे, इन सब पे इंट्रो बना के रखो, क्योंकि 2-2 बार क्वेश्चन पूछे गए तो तीसरी बार पूछने में उन्हें कोई झिझक थोड़ी नहीं होगी, मस्त फटाक से पूछ लेगा। और फटाक से पूछेगा, आपके पास पूरा माल होगा। क्या है ना भाई, आप जब लिखोगे तब आपको पता चलेगा, उधर सोचने का टाइम नहीं मिलता कि आप सोचोगे अब इसमें लिखें क्या। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसका इंट्रो नहीं हो ना, तो हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा अब कहाँ से शुरू करें, क्या लिखें। यदि आपके ऑलरेडी पहले से इंट्रो कंक्लूजन रेडी रहते हैं ना, तो सीधा आप लिख देते हो, तो वहां पे ना आपको मान के चलो 30 से 40 सेकंड का ना बेनिफिट हो जाता है, बच जाता है। उन सेकंड्स में हम लोग पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि क्या कैसे लिखना है। ओके, तो ये पहला हो गया। सेकंड जो अपना थीम है वो है इंडिया एंड मेजर पावर्स। तो मेजर पावर्स में मैंने यहाँ पे रिकॉग्नाइज करी हुई है यूएस, ठीक है ना, और अपने जो फोकस करना है यूएसए पे फोकस करना है, और उसके साथ में कोई भी कंट्री का कुछ होता है, यूएस के साथ में अभी ईरान का कोई मान लो इशू हो जाता है, या फिर ईरान के साथ कोई पंगा हो जाता है यूएसए का, वो मोस्टली चलता रहता है। तो इन दोनों के रिलेशन पढ़ो और इस पे इम्पैक्ट देखो इंडिया के क्या है। मान के चलो यूएसए और ईरान ने दोनों ने लड़ाई लड़ी, कुछ भी हो गया इन दोनों के बीच में, तो हमेशा इनका देखो, इनका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ रहा है, इन दोनों के रिलेशन से क्या होगा। उस अब इंडिया का मतलब साइड हमें देखना है हर हाल में कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है। ओके, चाइना के साथ देखो, रसिया के साथ देखो, यूरोपियंस, तो यही 4-5 हैं, इनके साथ देखोगे बर्ड में कि यूएसए के ऊपर बना के रख लो पहले से ही, चाइना के साथ, रसिया के साथ, और यूरोपियंस, यूरोपियन का साथ में बना के रख लो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर मत रखो कि किस किस के साथ रखना है, ठीक है ना। ये आपको मेजर पावर्स के साथ बना के रखना है। ये मेजर पावर की बात हो रही है और कंट्रीज की नहीं, कंट्रीज की हम आगे बात करेंगे। तो सेकंड थीम क्या है, इंडिया एवं मेजर पावर्स। तो ये 4 मेजर पावर्स हैं, इस पे मैंने एक सेकंड थीम बनाया था। तो यहाँ देखो 2021 में भी यूएसए और चाइना के ऊपर था क्वेश्चन, यूएस के ऊपर 2020 में भी क्वेश्चन था, फिर देखो यूएस के ऊपर 2019 में भी क्वेश्चन था, यूएस ईरान के ऊपर 2018 में क्वेश्चन था, ठीक है ना, इंडिया चाइना के ऊपर 2014। तो देखोगे आप यूएस अकेले के ऊपर ना 5 से 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो समझ सकते हो आप यूएस कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको आप एक एक करके सही से पढ़ोगे। मैंने येलो कलर के जो कर रखे हैं ना, वो एक कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था, इसलिए मैंने कलर कर दिया कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप इजीली पढ़ सको, ठीक है ना। तो यही जो 4-5 मैंने बताए थे, इन्हीं के ऊपर मोस्टली जो सेकंड थीम है उसमें क्वेश्चन आए। थर्ड थीम है रीजनल ग्रुपिंग। जो अपनी आजू बाजू की रीजनल है ना, इलाका है साउथ ईस्ट एशिया, फिर साउथ एशिया, तो उनमें जो रीजनल बॉडीज बनती है ना, उन पे कुछ क्वेश्चन है। ये रीजनल है, रीजनल के बाद दूसरी देखोगे तो मल्टीलेटरल ग्लोबल लेवल की बॉडी है। तो रीजनल में क्या है, बिम्स्टेक है, सार्क है, ठीक है ना, IUU2 है, जो लास्ट ईयर ही था और लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए के ऊपर, जो जिसे हम लोग क्वाड बोलते हैं, ठीक है ना। एक क्वाड अलग है, वो जानते हो ना, क्वाड का मतलब होता है भाई 4। तो क्वाड हमेशा ना ऑस्ट्रेलिया और जापान, यूएसए, इंडिया वाला मत समझा करो। क्वाड का मतलब होता है 4। अब जहां भी 4 लोग मिलेंगे तो उसे क्वाड ही कहेंगे भाई। हमेशा क्वाड का मतलब वही मत जो तुमने याद कर लिया उसी बात को रटने में लगे जाओ कि भाई नहीं, क्वाड क्वाड मतलब वही ऑस्ट्रेलिया और उधर जोड़ना है। नहीं भाई, क्वाड मतलब 4, जहाँ 4 लोग बैठेंगे, 4 लोग 4 अच्छी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब वही ऐसा काम करो जो 4 लोग कहें कि ये मस्त काम किया है। जैसे अपना वो सचिन पाकिस्तान से मस्त से शादी किया है, तो आप ध्यान रखना है, तो 4 लोग कहें तो वो 4 का मतलब क्वाड हो गया। तो अभी इसे भी क्वाड बोलते हैं, ठीक है। IUU2 अभी एक नया इसी शायद मई में ही हुआ है एक और क्वाड, जो आपका वेस्ट एशिया के साथ में हुआ है,
शायद आप लोगों को पता हो तो आप मेंशन करना कमेंट में प्लीज़ कि वो वेस्ट एशिया के साथ में जो क्वाड बना है, अभी क्वाड 2 बोल रहे हैं उसे, ये आपका, तो उसमें कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये आप देख सकते हो, एससीओ जो, वो देख सकते हो, ऑकुस देख सकते हो, सार्क देख सकते हो, क्वाड, ये क्वाड वो वाला है, कौन सा वाला, मिलिट्री अलायंस जो हम लोग के उसके साथ में है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है ना, ये सार्क के ऊपर है। तो ये रीजनल बॉडी का जो तीसरा आपका वो है। फिर मल्टीलेटरल बॉडी, तो इसमें क्या है ना, इसमें ग्लोबल लेवल की है, जैसे डब्ल्यू है, 2020 में क्वेश्चन डब्ल्यू पे था, ठीक है ना। यूनेस्को है, उसके ऊपर कुछ पूछा गया है, जो इकोसॉक है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये कमीशन यूनेस्को है। फिर इसके यूनेस्को देखो 2 बार पूछा गया है, एक बार ये, तो यूनेस्को पे आपका पहले से बना होना चाहिए, आपके अपने आप ही समझ में आ रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस, तो इंट्रो कंक्लूजन बने होने चाहिए। यूएन के ऊपर देखो क्वेश्चन है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आज हम लोग यूएन पढ़ेंगे भी, तो उसे देख लेंगे। एनडीबी पे है, ठीक है ना, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और एआईआईबी। ओके, तो इसमें आप देखोगे तो ये जो हैं, आप देख सकते हो, आईएमएफ पे भी है, ब्रेटन वुड, जो जितने भी मल्टीलेटरल बॉडीज हैं उन पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, और उनके लिए आप इजीली बना के रखो रेडी। डब्ल्यूटीओ है, इस पर मैंने अलग इसलिए बनाया इस पे थीम, क्योंकि इस पे ना 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग ही थीम बना दिया, डब्ल्यूटीओ। फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये थोड़ा सा स्टैटिक भी हो जाता है, इतना ज़्यादा वो है, तो लुक ईस्ट, प्रोजेक्ट मशरूम, द स्ट्रिंग पर्ल्स, गुजरात डॉक्ट्राइन, ठीक है ना, साउथ चाइना सी के ऊपर। ओके, तो ये अभी जैसे लुक ईस्ट है वैसे ही चलता है लुक बेस्ट पॉलिसी, इन पे कोई क्वेश्चन आता है तो इनका आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना के रखना है। इंडियन एनर्जी के ऊपर, जैसे क्लीन एनर्जी के ऊपर या कुछ ऐसा है, तो आप बना के रखो। बेस्ट एशियन कंट्री के साथ में हमारे क्या है, एनर्जी का क्या एस्पेक्ट रहेगा, तो बना के रखो। अभी क्या ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं, जिसमें मैं सारे इंट्रो, कंक्लूजन और ये चैलेंजेस वे फॉरवर्ड कैसे लिखते हैं ना, और उनके टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करते हैं, जो मैंने टेम्पलेट्स बनाए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको उस पर ना टेम्पलेट्स पूरे देखने हैं तो बता देना कमेंट में, मैं पूरा एक दिन शेयर कर दूंगा कि कैसे ये सारे इजीली, मतलब एक एक पेज का पूरा है, एक पेज से ना आप सारे क्वेश्चन लिख सकते हो आईआर के, पीवाईक्यू पूरे ट्राई कर लेना आप उससे, एक पेज का ही टेम्पलेट बना के रखा है। अब इतने 200 पेज की बुक रिवीजन नहीं होता है, जब हम लोग क्या कहते हैं, पेपर होता है बीच में, टाइम नहीं होता है, 2-3 घंटे का टाइम है, उसमें सब कुछ रिवाइज करना होता है, ठीक है ना। तो इंडियन डायस्पोरा के ऊपर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखो, एक डायस्पोरा, 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 तो आपको पहले से ही डायस्पोरा पे इंट्रो कंक्लूजन बना के रखना है, क्योंकि 3 बार तो ऑलरेडी वो पूछ चुका है। इंडिया अफ्रीका के रिलेशन देखो 2 क्वेश्चन निकले हुए हैं, तो इस पे ही बना के रखना है। इंडिया जापान पे भी देखो 2 क्वेश्चन निकले हुए, बना के रखना है। अदर भी कभी इजराइल के साथ क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, सेंट्रल एशिया के ऊपर पूछ लेता है, या फिर वेस्ट एशिया के पूछ लेता है, तो कुछ कॉमन टेम्पलेट्स बना के रखने होते हैं, जिससे कि वो कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं देखो, तो मैं एक डेमो देता हूँ। जैसे एक इंट्रो है, ये बहुत कॉमन है, इसे ना आप किधर भी यूज कर सकते हो। जैसे इंडिया एंड जापान शेयर ए रिलेशन अलॉन्ग विद कल्चरल लिंक, एक कीवर्ड, सिंस इंसेंट टाइम। The Act East policy of India must be enhanced maximum would relationship to making global and strategic partnership of an Asian pivot world। अब देखो यहाँ क्या करना है, इजीली ना, यहाँ पे ईस्ट, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, वहाँ पे बेस्ट लिख दो, और जापान जो ईस्ट का है ना, अभी बेस्ट का कोई भी कंट्री तुम्हें यूज करना हो, मान के चलो बेस्ट का इजराइल के साथ में आपको इस इंट्रोडक्शन को इजराइल के लिए लिखना हो, या फिर बेस्ट एशिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, या फिर मान के चलो आपको किसी के लिए भी एशिया में लिखना है, बेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में, तो कहीं पे भी इसे यूज कर सकते हो सेंट्रो को। अभी क्या करना है, इंडिया एंड जापान हटा देना, इजराइल लगा देना। इंडिया एंड इजराइल शेयर रिलेशनशिप अलॉन्ग विद कल्चरल लिंक्स इन एंशिएंट टाइम, ठीक है, वो कर ही रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नहीं भाई, बेस्ट ईस्ट पॉलिसी लिख देनी है, क्योंकि वो वेस्ट साइड में आ गया ना, और बस बाकी वही की वही चीजें कॉपी कर देनी है, क्योंकि एशिया की बात करते हैं तो एशियन पाइवट वर्ड लिख दिया हमने। केवल ये कुछ चीजें टेम्पलेट है, इसमें क्या है ना, पूरे एशिया के, इवन एशिया छोड़ो, यहाँ पे ना हमारा पूरा क्या कहते हैं, जो नेबर्स है ना, उनके लिए भी इससे इंट्रोडक्शन से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इजीली, थोड़ा सा उसे ऊपर नीचे करके। तो ऐसे एक टेम्पलेट्स होते हैं, ऐसे ही आप यूज कर सकते हो, मैंने डेमो के लिए दे रखा था, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ बनाए हुए हैं, डायस्पोरा पे इंट्रो है, कंक्लूजन है, इंडिया अफ्रीका पे है, इंडिया यूवी पे है, इंडिया रसिया पे, टोटल जितने भी, इंडिया बांग्लादेश पे है, ठीक है ना, इंडिया चाइना पे है, इंडिया यूएसए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब जितने भी थे ना, वो मैंने सारे बना के रखे थे, तो ये मैं डाल दूंगा, आप इनसे पढ़ लेना। बाकी आपको ये सब एक टेम्पलेट में कैसे यूज करते हैं, और एक पेज में ही इन सबको कैसे हैंडल करते हैं, तो वो बोलना हो तो आप कमेंट बता देना, मैं बता दूंगा। ओके,
तो ये आपका पूरा खत्म हो गया। तो आपको आप शायद आप जब इसे कंप्लीट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि 5 थीम ही हमें हमेशा पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे चीज़ें निकालनी होती हैं। इंडिया नेबर के बारे में आए तो हमें अच्छे से पढ़ना है। कुछ इंडिया मेजर जो ये 4-5 हैं इनको ही पढ़ना है बस, इससे अलावा कोई और दे दे तो हम उसे अपने आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। यही 4-5 मेजर हैं पावर्स। रीजनल बॉडीज ये हमें पढ़नी है। मल्टीलेटरल बॉडी में जो हमने ये देखी है यही पढ़नी है हमें। WTO और ये जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या क्या पढ़ना है, ये 5-6 जो है ना कीवर्ड्स, इन पे हमें पहले से ही डाटा कंप्लीट होना चाहिए एक एक पेज का। और इंडियन एनर्जी पे और इंडियन डायस्पोरा पे और फिर थोड़े बहुत ये नए नए स्टेट्स हैं उनके साथ। ओके, चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक दो आर्टिकल देख लेते हैं। बाकी क्या है ना कि नेक्स्ट फिर हम लोग उसका जून का साइंस एंड टेक का एक से अभी क्या करूंगा मैं पूरा अपडेट कर दूंगा अपने उस पर कि कौन सा लेक्चर कौन से डे आएगा पूरा जून का, ठीक है ना। तो वो हम अपडेट करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो 4-5 आर्टिकल है इसमें। अभी क्या है ना, पहला जो आर्टिकल है 25 ईयर्स ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। अभी पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के 25 ईयर्स हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूक्लियर टेस्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था शायद कोई 18-19 में, लेकिन वो बहुत सरल क्वेश्चन था। तो न्यूक्लियर के ऊपर मतलब न्यूक्लियर ट्रेटी हो या फिर फर्स्ट यूज जो हमने अपना वो कर रखा है कि हम पहले यूज करेंगे नहीं, और हम हमेशा क्या करेंगे जब कोई हम पे अटैक कर देगा तो उसके बाद ही हम लोग यूज करेंगे। तो जो हम लोग की ये पूरी ट्रेटी है जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। तो डॉक्ट्राइन क्या है, इन सब पे मैंने करके ना कुछ 4-5 क्वेश्चंस बनाए। तो वही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे मेजर टाइम पे, जो मैंने कहीं अलग अलग टेस्ट सीरीज से कलेक्ट किए थे मे बी। और PYQ में तो एक ही क्वेश्चन आया, तो उधर कुछ ज़्यादा माल मिला नहीं मेरे को। तो 25 ईयर्स ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, ये जो 25 साल हुए हैं पोखरण टेस्ट को, तो ये इंपॉर्टेंट होता है भाई न्यूक्लियर के लिए। अब एक और न्यूक्लियर के लिए फेमस है, वो आपने देखा होगा कि ओपन हैमर है ना, उनका मूवी आया है। तो वो सो कॉल्ड हम कह सकते हैं उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है ना। तो इसलिए उनके चक्कर में अभी बहुत चर्चे में है न्यूक्लियर बॉम्ब। और फिर एक अब तो 25 साल भी हो गए न्यूक्लियर को, तो फिर अब थोड़ा लगता है मेरे को कि ये अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 2023 के मेंस के लिए। 30 में नहीं आया, शायद 24 में आ जाए। तो ये क्या था आपको याद होगा, ओपन May 11 को आपको क्या हुआ था, ये हुआ था। और 25 साल हो गए, 98 में हुआ था, तो अभी 23 चल रहा है, 25 साल हो गए। तो पोखरण में ना 2 टेस्ट हुए हैं। पोखरण में एक फर्स्ट हुआ है, एक सेकंड हुआ है। पहला टेस्ट था वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, और सेकंड टेस्ट था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ था, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का नेम क्या है वो मैं बता दूंगा, सेकंड वाले का नेम तुम ना कॉमेंट में लिखना प्लीज, ओके, लिख देना। तो जो ऑपरेशन वाज कोडेड नेम ऑपरेशन शक्ति, सेकंड वाले का नेम मैंने बता दिया। तो ऑपरेशन नेम था जो उसका नाम क्या था, शक्ति। और फर्स्ट वाले का भी बता देता हूँ, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप कुछ लिखो ऐसे फैक्ट लिख देते हो ना, तो एग्जामिनर को खुशी होती है, उसे लगता है कुछ खोया मिल गया, उसके बच्चे ने कोई अच्छी बात कर दी। तो जैसे लिखोगे आपके सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट था ऑल्सो नोन, या फिर उसका नेम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। और फर्स्ट वाले का नेम था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि वो उस दिन हुआ था जिस दिन बुद्धा जयंती थी, ओके, इसीलिए उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था, जो फर्स्ट हुआ था 1974 में, ठीक है ना। दोनों ही मई में हुए थे, ये May 11 को हुआ था, ये May 18 को हुआ था। और दोनों ही पोखरण में हुए थे, पोखरण फर्स्ट पोखरण सेकंड करके इनका नाम रखा गया था। फर्स्ट का नाम ऑपरेशन शक्ति, सेकंड का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। वो क्यों, क्योंकि बुद्धा जयंती वाले दिन था। तो ये एक कॉमन सी बात थी छोटी सी, ये हमने जानी। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, 3-4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम इससे देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, ये इसका क्या मीन्स है, और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हम लोग नीचे अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डॉक्ट्राइन को आप पढ़ाते हैं क्या है। तो मोस्टली टाइम पे क्या होता है ना, जब भी कोई भी कंट्री किसी चीज़ के लिए डॉक्ट्राइन बनाता है तो उसे वो फॉलो करता है हर हाल में। तो फॉलो करता है ना, तो फॉलो करने के लिए क्या करता है, वो कुछ रूल्स बना के देता है कि भाई ये रूल्स रहेंगे, उन्हें मैं फॉलो करूंगा। क्योंकि रूल्स नहीं रहेंगे तो फिर वो फॉलो क्या करेगा ना, वही तो पथरा फ्लो नहीं फॉलो करेगा कुछ। तो ये क्या है, इसका कुछ मीन्स है, करना क्या है ड्यूरिंग वॉर। तो एक कुछ रूल्स बना के दिए हुए हैं इन्होंने, तो देखते हैं। फर्स्ट रिलीज न्यूक्लियर मुझे 1999 में इन्होंने ड्राफ्ट किया था, फिर 2003 में ऑफिशियल डॉक्ट्राइन पेश की। तो डॉक्ट्राइन क्या है, इसे इधर समझते हैं। ये उन्होंने पूरा एक चार्ट बना के दिया है। तो डॉक्ट्राइन समझनी होना तो तुम एक इजीली बात समझ सकते हो। आपने मूवी देखी होगी ना, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, फिर वो सुल्तान मिर्जा, ठीक है ना।
तो एकदम भारत ने क्या किया, जब ये डॉक्ट्राइन रिलीज की ना, तो डॉक्ट्राइन के टाइम पे ना वो अपने आप को ना एकदम सुल्तान मिर्जा समझ लिया। आपको पता है कि उसके नेगेटिव पॉइंट भी थे सुल्तान मिर्जा के, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी थे। तो वैसे ही क्या है ना, जो हम लोग जब ये रिलीज किए सुल्तान मिर्जा समझ तो लिए ना, तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हुए हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हुए हैं। तो सबसे पहले सुल्तान मिर्जा क्या क्या करता था वो हम समझेंगे, फिर उसके नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट समझेंगे। तो आओ हम उधर से पहले थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा था सुल्तान मिर्जा, उसके बाद में हम लोग इधर आके चीजें देखते हैं। देखो, यह है सुल्तान मिर्जा। इसने एक बात और लिखी है जो काफी अच्छी है, जो हम लोग अभी देखेंगे कि आदमी की हालत बिगड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता। मतलब जो आदमी की हालात होती है उसके लिए बुरे काम नहीं करता, हालात सुधारने के लिए बुरे काम करता है। मतलब कोई भी खराब काम करता है तो वो हालात बिगाड़ने के लिए नहीं करता, हालात सुधारने के लिए करता है। लेकिन जब बुरे काम करता है तो फिर हालात सुधरती कम है और बिगड़ ज़्यादा जाती है। ओके, तो सुल्तान मिर्जा, फिर ये मूवी देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये हमेशा क्या करता है, जो पुअर आदमी मिलते हैं ना, जो गरीब मिलते हैं, ठीक है ना, उनको रेड लाइट पे एक देखी होगी तुमने, वुमेन मतलब एक औरत खड़ी रहती है, उसको हमेशा कुछ दान देता है, ठीक है ना। और पूरी मुंबई को ना फेक दारू से इम्पोर्ट करने से बचाता रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए नहीं, लेकिन फिर एक दिन तुम्हें पता होगा इमरान हाशमी कर देता है तो उसका बच्चा मर जाता है। कभी भी पहले अटैक नहीं करता है, हमेशा जब कोई सामने वाला अटैक करता है फिर वो इसे धुआं धुआं कर देता है। अटैक करने से पहले फिर ये पंटर लोग को पूछता है कि भाई वो किधर करने का, देखा होगा आपने उधर, वो चार लोगों को बिठा के फिर पूछता है कि किधर किधर का एरिया लेना है, इधर करना है, अटैक नहीं करना है। तो फिर ये सब कुछ हमेशा पीसफुल बर्ड को ये चाहता था, इसीलिए इसे इमरान हाशमी पेल देता है। ओके, तो ये कुछ इसकी अच्छी बातें थी क्योंकि ये सुल्तान मिर्जा था। सेम टू सेम ऐसी ही बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें। अभी ये तुम कहोगे कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ही सीधी बता देते, ये सब बातें क्यों पढ़ा रहे हो, तो फिर मैं बताऊंगा ना, इनसे ना हमें सीधा कनेक्शन मिलेगा क्योंकि जो हम बता रहे हैं ना वही सेम टू सेम उधर बातें लिखी हुई हैं। पहली बात कि ये जो हमने बोला ना कि ये पुअर्स के लिए, तो क्या है ना, हमने बोला है कि जो गरीब कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, मैं उन पे कभी अटैक नहीं करेंगे। तो पहला हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का रूल क्या है कि हम कभी भी उस पर अटैक नहीं करेंगे जिसके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अभी इन्होंने बोला कि हम कोई ऐसी चीजें जो न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी चीज है उसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे कभी भी। न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी चीज होगी हम उसे किसी देश से नहीं लेंगे, कभी इंपोर्ट नहीं करेंगे। थर्ड इन्होंने पॉइंट बोला है कि हम कभी भी किसी पे पहले अटैक नहीं करेंगे। फर्स्ट अटैक कभी भी हमारा नहीं होगा, पहले कोई आए हम पे अटैक कर दे, उसके बाद फिर हम धुआं धुआं करेंगे, ठीक है ना, चाहे हम पहले हो जाएं वो अलग बात है। तो तीन हो गए, चौथी क्या है, अटैक करने से पहले ना कुछ लोगों से डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने पंटर लोग लिखा है ना, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे ना आपके प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल रहेगा, उससे लेना पड़ेगा। और जो आपका सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, जो सिक्योरिटी एडवाइजर होता है उससे, और पीएम से, पीएम की काउंसिल से। तो उन लोगों से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडवाइज मतलब परमिशन लेना पड़ेगा पीएम और उसकी काउंसिल और आपकी सिक्योरिटी एडवाइजर से। उसके बाद ये हम लोग लॉन्च करेंगे जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी लास्ट हमने लिखा था कि हम पीस चाहते हैं, इसलिए हम ये सब काम नहीं करें। तो पहला याद रखो, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का पहला रूल, हम गरीबों को नहीं मारेंगे, ठीक है ना। सेकंड रूल, हम किसी से इंपोर्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें। थर्ड रूल, हम पहले अटैक नहीं करेंगे, कोई हम पे करेगा फिर हम धुआं धुआं कर देंगे, समझ गए ना, फिर हम क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। थर्ड बात, हम कभी भी अटैक करेंगे तो उससे पहले हमें परमिशन लेनी होगी। परमिशन किसकी होगी, पीएम काउंसिल और सिक्योरिटी एडवाइजर की, ठीक है। और हम लोग शांति चाहते हैं। तो ये 5 चीजें आप याद रखो। तो पहले आप याद रखो सुल्तान मिर्जा को, फिर वो उसकी ये बातों से इन्हें सबको कनेक्ट कर लो, ठीक है ना। तो गरीब पे नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, पहले अटैक नहीं करेंगे, और हम लोग पूछेंगे, तो पूछेंगे किसको, वो सब बातें हमें बराबर पता होनी चाहिए। और ये वाली बात हमेशा याद रखना कि आदमी हालत बिगाड़ने के लिए बुरे काम नहीं करता है, हालत सुधारने के लिए करता है। काफी अच्छी बात है क्योंकि इसका हम लोग अभी यूज करने वाले हैं 1 मिनट में। ओके, तो इधर देखो, इसमें क्या इन्होंने बोला है, नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, ये जो मैंने बोला था कि इसे कौन कौन से पूछना पड़ेगा, तो ये देखो, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, पॉलिटिकल काउंसिल, पॉलिटिकल काउंसिल में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें कौन होता है, जिसमें होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो वही में हम लोगों ने जो बात की थी,
इन लोगों से पूछना पड़ेगा। हम पहले नहीं यूज करेंगे, इन लोगों से पूछेंगे, ठीक है ना। कोई भी वेपन न्यूक्लियर रिलेटेड हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे। वो दारू याद रखो, वो दारू को इम्पोर्ट नहीं करने दे रहा था, तो कोई भी हम ऐसी चीज इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। नो फर्स्ट यूज वेपन, तो हम कभी भी पहले भी आक्रमण नहीं करेंगे। वो भी हमने देखा था ना कि सुल्तान मिर्जा पहले आक्रमण नहीं करेगा जब तक कोई दूसरा आदमी हम पे नहीं करेगा। और हम लोग चाहते क्या है कि शांति बनी रहे। ओके, तो यही 5-6 डॉक्ट्राइन है जिन्हें आपको बराबर रखनी है। इस डॉक्ट्राइन के 5-6 ही रूल हैं, सॉरी, इन्हें बराबर याद रखने। तो हमेशा मैं कैसे याद रखता हूँ वो मैंने तुम्हें सिखा दिया कि वो सुल्तान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा की बातें 5-6 कि वो गरीब लोगों को नहीं मारेंगे, पहले हम आक्रमण नहीं करेंगे, दारू आने नहीं देंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम जब तक कोई अटैक नहीं करेगा तब तक अटैक नहीं करेंगे, ये डॉक्ट्राइन थी। और वो किससे पूछेंगे, तो वो अपने पंटर लोग को पूछेगा कि भाई इस पे आक्रमण करने का कि नहीं। तो फिर इधर हम लोग पंटर लोग किसको मानेंगे, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये था इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका सिग्निफिकेंस में जो अभी बोला नहीं था, कुछ पॉजिटिव बात होते हैं, कुछ नेगेटिव बात होते हैं। जो अब सुल्तान मिर्जा में सारी चीजें अच्छी नहीं थी, कुछ नेगेटिव भी थी, कुछ पॉजिटिव भी थी। तो आओ उसको देखते हैं, कुछ सिग्निफिकेंस और कुछ फिर प्रॉब्लम्स। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस से पहले ना थोड़ा सा मैं एक चीज और जान लेता हूँ कि वाई डिड इंडिया चूज एक्साइज न्यूक्लियर ऑप्शन। ओके, एक और छोटी बात समझ लो, उसके बाद में हम लोग इसके सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि इंडिया ने दूसरा टेस्ट क्यों किया 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऐसी क्या दिक्कत थी कि उन्होंने दूसरा टेस्ट किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है कि व्हाई डिड इंडिया चूज द एक्सरसाइज द न्यूक्लियर ऑप्शन इन 1998, क्यों ये न्यूक्लियर ऑप्शन को चूज किया। तो इसकी सिंपल सिंपल बातें हैं, देखो भाई। पहली बात कि चाइना जो है ना, चाइना एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट, चाइना के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब था, ठीक है ना। अभी वो हमारा दुश्मन है, हमारे साथ नेबर है, हमारी बॉर्डर टच होते हैं, बॉर्डर टच होते हैं तो हमेशा वो लोगों के साथ में काफी खतरा रहता है। हमारे बगल में पाकिस्तान रहता है, उसके पास में भी न्यूक्लियर बॉम्ब था। ओके भाई, वो आर्सेनल्स इंक्रीज कर रहा है। हमारे पास चाइना के पास में भी है, पाकिस्तान के पास में भी है। अब तो हम रह गए ना, हमारे पास नहीं है, तो ये लोग तो हमें हमेशा धमकाते रहेंगे कि नहीं रे, मेरा ये काम करो नहीं तो मैं तुमको बम मार देगा। फिर वो नॉर्थ सॉरी कोरिया की तरह, मेरा ये करो नहीं तो फिर मैं बम फेंक देगा। ऐसे डेली बैठ के फिर वो पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं भाई सीमा को वापस करो नहीं तो मैं बम गिरा देगा। फिर हम लोगों को करना पड़ता ना, सचिन फिर बहुत रोता। तो इसलिए फिर अटल बिहारी वाजपेयी को पता था ये सब होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं रे, अपन भी टेस्ट करेगा और अपन देखेगा कि कौन इधर आता है। तो फिर पहला बात हम समझ गए कि चाइना के पास था और क्या कहते हैं पाकिस्तान के पास था, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। तो ये पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, क्यों, क्योंकि ये सब है, क्योंकि इससे पहले ही चाइना रिपोर्ट कर चुका था, मई 1990 में चाइना ने भी अपना एक टेस्ट किया था। थर्ड, प्रेशर टू साइन एनपीटी एंड सीपीटी। अब ये क्या है ना, ये दोनों जो ट्रेटी हैं, इन ट्रेटी में इन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई आप ना, जो भी आपने जिन जिन लोगों के पास में है न्यूक्लियर बॉम्ब, जो लोग बना चुके हैं न्यूक्लियर, वो उनके पास बने रहने दो, लेकिन जिन लोगों के पास में नहीं है वो अब नहीं बनाएंगे। गजब बात है भाई, कि जिन लोगों के पास है उनके बने रहने दो, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है वो नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों भाई, जिनके पास नहीं है तो या तो फिर उनको भी दो, या फिर जिनके पास है उनके भी लो, तभी तो इक्वलिटी आएगी। वो इक्वलिटी नहीं थी, लेकिन ये प्रेशर बना रहे थे साइन करने का। तो फिर इंडिया ने सोचा कि ठीक है, हम लोग उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे जो गैंग है ना, जिसमें जिन लोगों के पास हैं तो हम कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, लेकिन जो भी है हम लोग के पास में था। तो हमें अपना तीसरा पॉइंट मिल गया कि वो लोग प्रेशर बना रहे थे, कह रहे थे कुछ करो। तो डिलेमा में हमने ऐसे या नो, तो फिर वो नो, तो फिर हमने देखा क्यों, क्योंकि वो ये सब दिक्कतें थी। तो यदि आप ऐसे सोचो कि यदि इंडिया ना सीटीबीटी को साइन कर देता ना, तो इंडिया के पास हमेशा ऑप्शन खत्म हो जाता, कभी भी नहीं बना पाता। तो वही बात देखिए, डिलेमा में थे हम लोग, यस या नो। नो मतलब फिर क्यों भाई, क्योंकि हम लोग जिंदगी में फिर कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब वाले नेशन नहीं बन पाते। थर्ड, एग्जिस्टिंग डिस्कवरी न्यूक्लियर ऑर्डर, वो मैंने बताया ना P5 के पास पहले था, तो वो लोग बोल रहे थे इनका सही है, अब कोई नहीं बना सकता, हमारा कुत्ता कुत्ता, अरे हमारा कुत्ता पप्पी, आपका कुत्ता कुत्ता। तो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना। तो वही वाली बात थी कि ये P5 है ना, इनके पास है तो इनके पास तो अच्छा है, क्योंकि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये लोग तो एकदम रोज घी दूध से नहाते हैं, और हम लोग तो बना लिए तो हम लोग तो
रोज आक्रमण करने निकलते हैं आतंकवादी टाइप। तो ये कुछ रीजंस थे। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। यदि आपसे ये पूछेगा ना कि भाई ये बताओ मेरे को कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब का 1998 में सेकंड टेस्ट करना क्यों पड़ा, तो बता दो। चाइना के पास था, पाकिस्तान के पास था, प्रेशर था, वो अंडरवर्ल्ड के लोग जो सीटीबीटी वाली बातें कर रहे थे, एनटीबीटी की, तो उनके चक्कर में मेरे को यस कहना था। तो फिर मैं कभी लाइफ में नहीं बना पाता, नो कहा तो मैं बना दिया। और फिर आपको देखा कुछ डिस्क्रिमिनेट कैसे करा जा रहा था कि वो P5 वाला, तो हमारा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता पप्पी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ठीक है ना। तो ये वाली बात को याद रखना है। तो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ कवर हो गए। पहला कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, हमने कवर कर लिया। सेकंड वाई वी डिड सेकंड टेस्ट, तो वो भी हमारा हो गया कि अब 4-5 पॉइंट मिल गए हमें। अब देखते हैं, जो हम वापस आते हैं पुराने वाले पे, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पढ़ रहे थे वो क्या है, वो हमने पढ़ रखी थी कि क्या क्या करना है। एक बार आप रिवाइज कर लो खुद से, और हम देखेंगे उसके सिग्निफिकेंस और कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट, ठीक है ना। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है, अपन का अंडरवर्ल्ड में काफ़ी तारीफ हो गया, क्योंकि उधर अपना काफ़ी इज्जत मिलेगा अपन को, क्योंकि अपन जिधर जाएगा तो लोग थोड़ा डरेगा। अभी पाकिस्तान भी डरता है कि इनके पास भी वही क्या कहते हैं माल है जो अपन के पास है, तो थोड़ा सा टक्कर लगता है। तो इम्प्रूव इंटरनेशनल स्टैंडिंग, समझ गए ना। इंटरनेशनल स्टैंडिंग का मतलब यही है कि जो उधर वो 5-6 लोग थे जिन लोगों ने बना रखा था, या फिर और भी 10-15 लोग थे जो चुपके चुपके बना रखे थे, तो उन सबके गैंग में हम लोग आ गए। अब सब लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कोई टुच्चा आदमी और फिर आके आक्रमण कर देंगे, या फिर वो सीमा को लेने के लिए बम का हमें धमकी देगा, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल स्टैंडिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। सेकेंड, सिक्योरिटी सिचुएशन अलोंग द बॉर्डर, अभी वो पाकिस्तान और चाइना है ना, वो भी अपन से डर के रहेंगे, ऐसे टुच्ची बात के लिए ना न्यूक्लियर बॉम्ब का हमें धमकी नहीं देंगे। तो सिक्योरिटी सिचुएशन अलोंग विद बॉर्डर, बॉर्डर के साथ में जो हमारी सिचुएशन थी ना पाकिस्तान और चाइना के साथ में, उन पे काफ़ी दबदबा बनाया था, ठीक है ना। तो 2 हो गए। एक तो अंडरवर्ल्ड में हमें काफ़ी मतलब अटेंशन मिला, और सेकेंडली हमने देखा कि बगल में जो हमारे बॉर्डर वाले एरिया वाला इलाका है, उधर लोग भी हमसे थोड़ा इज्जत से बात करते हैं। अब ये हमेशा तू तड़ाक बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया अमॉन्ग फॉरमोस्ट ग्लोबल मिलिट्री पावर, इंडिया का मिलिट्री पावर काफ़ी था, वो इंक्रीज हो गया कुछ बर्ड के नामी जो लोग थे उनके साथ, क्योंकि अब उनके पास में भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो अपन से भी अब डरो सब लोग, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे ही लोग थे जिनसे लोग डर रहे थे, तो उस गैंग में हम लोग शामिल हो गए। एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि न्यूक्लियर जो है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी हम सिखाएंगे आपको कि न्यूक्लियर के थ्रू, न्यूक्लियर रिएक्टर है उनके थ्रू हम एनर्जी बना सकते हैं। तो एनर्जी के लिए भी तो हमारा बेस्ट सोर्स है ये न्यूक्लियर। तो हम किसी पे हमला ही करने जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें फ्यूचर में एनर्जी चाहिए था ना, उसके लिए एक अच्छी सिक्योरिटी है, क्योंकि हमारे पास ऑयल तो है नहीं। ऑयल तो हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। अभी कल ईरान और इन सब लोगों ने मना कर दिया उनको ऑयल देने के लिए, तो फिर हम न्यूक्लियर से क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे और फिर लाइट आएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी सॉरी। ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशनशिप विद यूएसए, कुछ यूएसए के साथ में हमारे जो रिलेशनशिप थे वो थोड़े से सही हुए हैं। अब कैसे सही हुए हैं वो आपको पता होगा कि अभी जो क्या कहते हैं, ऐसा मान के चलो 2010 के बाद में काफ़ी सही हुआ। अभी तो थोड़ा लेटर से 2018-19 से देखोगे तो काफ़ी क्वाड बनाया ना, तब से और अच्छे हो गए। लेकिन जब हमने ये सब कार्यक्रम शुरू किया था तब तो उसने बहुत कुछ कर रखा था, मतलब काफ़ी रिलेशनशिप में समस्याएं थी, लेकिन अभी सही हो गए। एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, तो अभी हम किसी को बोल सकते हैं कि अपन के पास में अभी मस्त टेक्नोलॉजी है, अपन मस्त बम बनाया है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी का भी हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट फॉल आउट हैव बीन द रिगार्ड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जो बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास है। परसेप्शन ऑफ इंडिया एज ए नेशनल प्राइड, तो हमारा नेशनल प्राइड तो रहता ही है ना भाई, हम लोग कहीं भी जाएंगे बोलेंगे कि हमारे पास में भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए थोड़ा औकात में रहने का है, ठीक है। तो नेशनल प्राइड बनता है इससे, ये बॉम्ब बॉम्ब रखने से। अब चैलेंजेस क्या हैं, तो ये इधर देख सकते हो, चैलेंजेस बहुत है। यह नो नो प्रोग्रेस ऑन गोल ऑफ कंप्लीट डिसआर्मेंट, मतलब देखो अभी ना हमने ऐसे देख लो, उधर वो जो उन्होंने लिखा है वो छोड़ो, न्यूक्लियर होने के बावजूद भी ना हम लोग कोई खास काम एनर्जी के सेक्टर में नहीं किए, कोई भी खास काम नहीं किए एनर्जी के सेक्टर में, हमने कुछ अभी तक कर ही नहीं पाया। तो ये जो हमने सपना देखा था ना कि सिग्निफिकेंस में, वही सपने को हमने चैलेंज में लिख दिया, कुछ हमने खास अभी तक उखाड़ नहीं पाया एनर्जी के लिए। तो ये हमारे लिए एक इसका नेगेटिव पॉइंट रहा है। एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हैज़ नॉट
बेनिफिटेड एज ए मच एज शुड हैव। जैसा हमने सोचा था कि एटॉमिक एनर्जी जो होगा वो नहीं है, तो वही वाली बात मैंने आपको बताई। कंटिन्यू पाकिस्तान यूज ऑफ द सब कन्वेंशनल वॉरफेयर। अभी भी वो पाकिस्तान डर नहीं रहा है भाई। अब उनके पास बॉम्ब तो है लेकिन पाकिस्तान डर नहीं रहा है। ये बॉम्ब 1998 में था हमारे पास, उसके बाद भी वो हरामखोरों ने क्या किया है आपको पता है, पार्लियामेंट पे हमला करवाया है, और उसके बाद में 2008 में बॉम्बे पे हमला करवाया है, और ये सब हमले चल ही रहे हैं। मतलब बॉम्ब होने का भी कोई फायदा नहीं है, लोग अब उनसे डर नहीं रहे, अब उनका कोई इज्जत नहीं कर रहा है अंडरवर्ल्ड में, ये बम होने के बावजूद भी। तो दो बातें हो गई ना, दो सिग्निफिकेंस हो गए, सॉरी चैलेंजेस हो गए। और क्या हुआ है कि पाकिस्तान डेवलपिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, और वो इसको पाकिस्तान को पता चला कि हम लोगों ने बॉम्ब बना लिया, फिर उसकी और वो अच्छी अच्छी तकनीक ढूंढने में लग गया अपना, मतलब सबको छोड़ के सारे काम वो पूरे दिन बैठ के न्यूक्लियर बॉम्ब पे ही R&D करता है। तो ये 4-5 हो गए, तो इतने ही आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखने हैं, हमेशा 2-3 नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा पूछेगा तो आप 4-5 लिख देना, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आता है। तो हमने पहला क्वेश्चन कवर किया कि वाई वी डिड 1998 में सेकंड टेस्ट। तो आप बताओ क्यों हम करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान और चाइना ये सब लोगों के पास था, हम लोग के पास में नहीं था, MBT का प्रेशर था, ठीक है ना, और हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था वो P5 के चक्कर में, कि उन लोगों का कुत्ता मतलब पप्पी और हम लोगों का कुत्ता कुत्ता। तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए हमने टेस्ट किया। फिर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या थी, तो सुल्तान मिर्जा याद करना है, वो गरीबों को नहीं मारेंगे, जिन लोगों के पास नहीं है उस पर हम अटैक नहीं करेंगे। सेकंड, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम लोग जो कोई पहले आक्रमण करेगा उसके बाद हम आक्रमण करेंगे, नहीं तो हम आक्रमण नहीं करेंगे। कोई भी न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो शराब इंपोर्ट नहीं होने दे रहा था लेकिन इमरान हाशमी ने किया, ठीक है ना। हम ग्लोबल पीस चाहते हैं, ओके। तो यही सब चीजें थी जो हम लोग अपने पंटर लोग से पूछेंगे क्या करना है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया कि जिसमें हमने देखा न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या थी, इसके सिग्निफिकेंस हमने देख लिया, अभी कुछ एनर्जी लेनी है कभी चैलेंजेस में, बताओ ये फुलफिल नहीं हुई है। तो अभी एक और तीसरा क्वेश्चन आता है कि डू वी नीड टू रिवाइज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अभी हमें क्या रिवाइज करना है कि फर्स्ट यूज पॉलिसी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। देखो अभी क्या है ना, इस दुनिया में अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, इधर आदमी डर नहीं रहा है किसी चीज से। आपके पास NB है, नेशनल बॉम्ब, सॉरी नेशनल नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तब भी लोग आपसे दबदबा नहीं मान रहे। यदि ऐसा होता तो चाइना हम लोग का कभी भी इधर मतलब आक्रमण तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपने देखा ना कभी कभी धीरे धीरे क्या करता है कि जो सिल्क बॉम्ब ईटिंग वाला जो उसका टेक्निक है, सिल्क बॉम्ब ईटिंग, सिल्क बॉम्ब ईटिंग का मतलब होता है एक टैक्टिक है ये, जिसमें ये क्या करता है धीरे 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 ग्रेजुअली ग्रेजुअली जगह घेरता रहता है, समझ गए ना। तो ये आप अभी याद कर लेना, एक कीवर्ड है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे शायद, सिल्क बॉम्ब ईटिंग टैक्टिक। तो इसका मीन्स होता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे कोई भी चीज को ना इंक्रोचमेंट करना। तो इसका भी क्या है, ताइवान एग्जाम्पल, आप ताइवान का लिखेंगे इंडिया का नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं देगा। इसने क्या किया, धीरे धीरे ताइवान का इंक्रोचमेंट कर लिया, तो ये वाली टैक्टिक यूज करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो अभी भी कर रहा है ना, तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमें क्या रिवाइज करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा इन्होंने बताया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो मोस्टली क्या है ना, चाइना भी देखो अभी अपनी पॉलिसी यूज कर रहा है, और हमारा पाकिस्तान भी हमसे नहीं डर रहा है। 98 में हमने बनाया तो 99 में कारगिल युद्ध हो गया। आर्सेनल एक्सपेंशन करे जा रहा है, वो तो बहुत बढ़ा रहा है, अभी तो पाक भी बढ़ा रहा है और चाइना भी बढ़ा रहा है। आर्सेनल आर्सेनल क्या होते हैं, ये मतलब उसका फ्यूल होता है, ऐसे मान लो, ठीक है ना, जो अपना न्यूक्लियर होता है उसमें भी, तो उसके जो अटैक करने के लिए ऐसा बनाया जाता है, उसी को आर्सेनल कहते हैं। कितना है वो, और ये अच्छी क्यों है, तो ये आप एक बार आप इसे नज़र डाल सकते हैं। वैसे मेरे को कुछ इतना खास लगता नहीं है इसमें, क्योंकि वो हमेशा थोड़ी ऐसी चीज़ें नहीं पूछेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है, NFU का मतलब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का। तो आप इधर लिख सकते हो, पहले तो हम वेट करेंगे कि साला कोई आक्रमण हम पे करे, फिर हम उस पर आक्रमण करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड, इसका क्रिटिसिज्म है, कंटिन्यू अटैक हो ही रहे हैं, कारगिल बॉम्बे इन सब का चाइना अपना वो कर रहा है। आपने देखा सिल्क बॉम्ब ईटिंग वाला पॉलिसी यूज कर रहा है, और फिर मतलब ही क्या है कि हम लोग नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की पीपड़ी बजाए जा रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। तो ये 4 बातें रिफॉर्म कर लेना चाहिए, ठीक है ना।
तो ये खत्म हो गया आर्टिकल। अभी देखो इन्होंने बताया नो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो आप इधर देख लो, ऐसे याद कर सकते हो आप। फ्यूजन, फ्यूजन में आता है यू और सन में आता है यू, तो दोनों के बीच में यू यू कॉमन है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ हमेशा, फ्यूजन सन, ठीक है ना। तो जहाँ फ्यूजन होगा वहां सन होगा, दूसरा वाला मैं याद ही नहीं रखता। जब मेरे को एक याद होगा तो दूसरा वाला अपने आप उसका अपोजिट होता है। तो ध्यान रखना, फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन कहाँ होती है, सन पे होती है। तो क्या होगा जब छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, ठीक है ना, तो छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, एच प्लस एच ऐसे करके, H2 मान लो, जैसे हीलियम मिलता है वहां पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। तो उसमें क्या है ना, बनता है जब छोटे छोटे टुकड़े मिलके कोई बड़ा बनाएंगे, तो वहां क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा। जहां कोई बड़ा मिलके छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा तो वहां क्या होगा, फिजन होगा। वैसे मोस्टली फिजन का मीन्स ही होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को चेंज हो जाना। फिजन प्रोसेस होती है, आपने देखा होगा बायोलॉजी में पढ़ोगे, कोई ऐसा बड़ा सा रहता है ना जानवर, वो छोटे छोटे यहाँ से निकाल देता है, उसे कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है ना। तो फ्यूजन क्या है, जब छोटे छोटे मिलके बड़ा बनाते हैं, फ्यूजन सन में, ठीक है ना। कैसे बनता है वो आपको याद रखना, और ये हो गया, तो ये मेरे को ट्रिक याद था तो मैं इधर आपको बता दिया, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इजीली। ओके, ये पहला आर्टिकल खत्म हो गया। सेकंड आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस पे, यूनाइटेड नेशंस का क्या सीन है। तो आप ना क्या करना है, यूएन पे देखो पहले ही एक दो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यूएन अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो G7 जो सबमिट हुआ था ना, 49 G7 सबमिट हुआ था, वहाँ पे इंडिया ने यूएन के बारे में ना बहुत भली बुरी बातें कही। भली बुरी क्या कही वो इधर देख लेते हैं। कहा था जो जो है ना अपना यूएन हैड नॉट बीन एबल टू अराइव दैट डिफाइन द टेररिज्म। इसने अभी तक यही नहीं बता पाया आतंक क्या होता है। भाई डिफाइन तो करो, जबकि हम तब पाकिस्तान पे कोई एलिगेशन लगा पाएंगे ना। यूएन अभी तक डिफाइन तक नहीं किया टेररिज्म, जबकि इतना बड़ा इशू है दुनिया का टेररिज्म। तो क्या है आतंक ये बता नहीं पाया। वो बच्चे वाला नहीं है, ध्यान रखना, मम्मी बोलती रहती है ना इस बच्चे ने आतंक बचा रखा है, वो बच्चे वाला आतंक नहीं है भाई, इसलिए मैंने लिखा, थोड़ा भूल जाना, नहीं तो तुम कहोगे कि टेररिज्म की डेफिनेशन का क्या है, तो मैं कल ही बना देता हूँ, तो वो आपका मजा नहीं है, क्योंकि वो आप बच्चे वाला बना दोगे। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा वाला डेफिनेशन चाहिए जो यूएन बनाए, लेकिन अभी तक यूएन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया। अब सेकंड बात, वाई वी वांट डेफिनेशन, तो मैंने बोला ना डेफिनेशन इसलिए मानते हैं कि हम पाक को जो भी है हर एक काम के लिए अपोज कर सकें। उसने कोई काम किया तो बोले हम कि ये टेररिज्म था, अभी क्या बोल देते हैं ये टेररिज्म था ही नहीं, या कुछ ही बोल देता है, बच जाता है। तो हमें एक डेफिनेशन चाहिए साफ सुथरा, जिससे हम एलिगेशन लगा सकें उसके ऊपर। ओके, तो आपको पता चल गया यूएन न्यूज में क्यों था, क्योंकि हमने बोला कि ये कुछ कर नहीं रहे, बस फालतू में बैठा रहता है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूएन जो है ये क्या है, तो यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्राइमरी काम है कि क्या करता है, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसे बनाया गया था कि भाई पीस पीस लेके आओ दुनिया में। और क्योंकि पीस तो है नहीं कतई भी, तब तो इतनी जल्दी जल्दी दो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गए। कितना ही डिफरेंस था, बहुत कम था 20 साल के अंतर में, 10 में। तो क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें बनाया गया था इसको कि अब नेक्स्ट थर्ड वॉर न हो, उससे पहले ये सब काम धंधा करेगी, लेकिन क्या कर रही है वो आपको पता है। पर्पज आप समझ गए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमनिटेरियन एड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो ये कुछ काम है, 193 लोगों ने इसमें साइन किया और इंडिया अपना मेंबर है। ध्यान रखना, इसलिए इंडिया का मैप लगाया है, इंडिया अपना मेंबर है। अब इसके पार्ट्स क्या हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। जनरल असेंबली एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना है। सिक्योरिटी काउंसिल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मेनली हम इन 2 पार्टों को ही देखेंगे हमेशा न्यूज में, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आने की आशंका रहती है, जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। आप सुनते हो कि हमेशा कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने रसिया के खिलाफ वोट करने से रिस्ट्रेन कर दिया, मतलब वोट किया ही नहीं, या फिर बोलोगे कि यूएसए ने किसी के खिलाफ वोट कर दिया। वो सब ये वोट वोट का खेल खेलते हैं ना, वो सब सिक्योरिटी काउंसिल में होता है। जनरल असेंबली क्या है, इधर वोट वोट करनी, कुछ अलग काम होता है। ऐसी सेक्रेटेरिएट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ऐसे ही आईसीजे है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे सारे केस देखे जाते हैं। आपको याद हो 6 के 6 तो ठीक है, नहीं तो आप इन दोनों को, तीनों को मान के चलो, ये 3 जो है ट्राइंगल, इनको बराबर याद करके रखो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, यूएन क्या है,
तो हमने पढ़ लिया कि एक 1945 में बनी गई ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, और इसका धंधा क्या है? इसका धंधा है कि पीस और शांति को बना के रखे, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। इसके कितने पार्ट्स हैं तो आप बता दो। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे, और 3 और हैं लेकिन वो इतने कुछ काम के नहीं लगते हैं। तो ये है न्यूज में क्या होता है, तो हमने ये पूरी बात कर रखी क्यों नहीं। अब देखो, वाई यूएन इज नॉट एबल टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व देम। अभी इसका जो धंधा है ना, वो अपने धंधे पे खरा नहीं उतर रहा है। अभी कोई देखो, तुम खुद बताओ, आप लोग खुद सोचिए थोड़ा सा, रसिया और यूक्रेन का जो पंगा चल रहा है, यूएन ने क्या कर पाया? कुछ नहीं। रसिया ने बर्बाद कर दिया यूक्रेन, समझ रहे हो ना? तो अभी ये कुछ कर तो पा नहीं रहा है, ये तो वर्ल्ड वॉर 3 करवा देगा इस हिसाब से, तो मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसकी कोई बात सुनता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब कोई आदमी, गरीब आदमी सामने चिल्ला रहा है तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या दिक्कतें हैं, ये क्यों नहीं सुनता है? इसके लिए ना आपको ऐसे समझ लीजिए, मैं एक कहानी के सारे समझा देता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये आपने सरकार मूवी देखी होगी ना, तो सरकार मूवी, और सरकार मूवी में आपको पता है अमिताभ बच्चन, तो ये सरकार जो अमिताभ बच्चन थे ना, उनके जैसा यूएन है, ठीक है ना? इनके 4 5 6 पार्ट हैं, जैसे सेक्रेटेरिएट है, यूएससी है, आईसीजी है, टीएस है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट इनकी बॉडी हैं, एक है सिक्योरिटी काउंसिल, एक है जनरल असेंबली। अब देखो, जो सरकार थे ना, इनके 2 बेटे थे, एक ये अपना के मेनन और ये एक अभिषेक बच्चन, इनका ये तो असली है, लेकिन मूवी की बात कर रहे हैं तो पहला है के मेनन और सेकंड ये अभिषेक बच्चन, ठीक है ना? तो सरकार का जो सेकंड वाला बच्चा था ना, ये सारा काम देखता था, क्योंकि ये बाहर रहता था, दूर गांव में कहीं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, तो यही सारा काम देखता था। तो परमानेंट सीट जो थी वो इसके पास थी। अब ये क्या करता था, ये है आपका जो ये काम चल रहा है ना, ये सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो के मेनन है ना, ये परमानेंट वहाँ पे मतलब सीट पे बैठा हुआ है, और इसका काम क्या है, अब उनके पंटर लोग का काम करेगा बस। अभी तुमने देखा होगा, जब ये मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि ये सिर्फ अपने पंटर लोग को ही सारा, जैसे ये खुद क्या कहते हैं, प्रोडक्शन खोलता है और मूवी शूट करवाता है और प्रोड्यूस करता है मूवी, फिर उसकी खुद की हीरोइन को ही मतलब प्यार करने की कोशिश करता है। एक प्यार होता है, ये कोशिश करता है, ठीक है ना? तो दोनों में अंतर है। तो फिर देखा होगा तुमने, और फिर अपने पंटर को ही फायदा दिलाने की कोशिश करता है हमेशा। ओके, तो सेम टू सेम क्या है, जो यूएन है ना वो सरकार है, तो उसकी जनरल असेंबली है के मेनन। अब ये जहाँ पे जो परमानेंट कंट्रीज है ना, P5, अब वो लोग क्या करती हैं, उनको अपने फायदे का, जो उनका पंटर लोग है जो उनकी बात सुन रहा है, अभी वो चाइना है तो उसका पंटर है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के हिसाब से ही काम करवाएगा। इंडिया उसका पंटर नहीं है, तो वो इंडिया के लिए कोई भला काम नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिट अपना देखेगा ना, कि उसको किधर फायदा हो रहा है। तो फिर इसके चक्कर में क्या है ना, सिक्योरिटी काउंसिल कोई अच्छा नहीं काम कर पाती है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किससे पड़ता है? यूएन पे, सरकार पे। अभी ये कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर सरकार पे ही तो इसका प्रभाव पड़ेगा। होता क्या है, ये किसी और को मार देता है, फिर ऐसा कुछ आप मूवी देखो समझ में आएगा, सरकार के ऊपर पूरा नाम आ जाता है, फिर सरकार जेल में जाते हैं। समझ गया ना? तो ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहा है भाई, और ये अपना प्रॉफिट देख रहा है ना, उस प्रॉफिट के चक्कर सिर्फ अपने पंटर लोग का ही काम करवाता है। अब इधर आते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में क्या है कि जो कुछ भी काम दिए जाते हैं, उनको सही से इन्फोर्समेंट ही नहीं हो पाता है, सही से उनका मैकेनिज्म ही सही से ज़्यादा नहीं है। मतलब कहने के लिए कह सकते हो ज़्यादा ध्यान नहीं है गुंडागर्दी पे, जैसे इसका है इनिशियली। तो अभी क्या है कि जो जनरल असेंबली है ना, वहाँ पे कोई भी अर्जी लगाओगे आप तो कोई सुनने वाला ही नहीं होता है, फिर आपस में ही आप उसे सॉल्व करो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मे बी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यूएन मतलब वो सरकार, और फिर उनका जनरल काउंसिल, तो के मेनन, और जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली हमें कुछ इतना ज़्यादा खास बात नहीं है, हमें सिक्योरिटी काउंसिल की बात करनी है, उधर ज़्यादा इशू रहते हैं। तो ये परमानेंट सीट वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं और अपने पंटरों की बात हमेशा रखते हैं वहाँ पे, और कोई आम आदमी अपना गरीब जाता है वहाँ पे तो उसकी कोई नहीं सुनता, ठीक है ना? और इधर जब कोई यहाँ पे अर्जी लगाता है जनरल असेंबली में, तो वहाँ पे तो कुछ देखभाल ही नहीं करता है, ऐसे ही मान के चलो अपने यहाँ पे पुलिस स्टेशन, वो सीन है सब। शायद मेरे को समझ में आ गया होगा आपको, लगता है। तो ये कुछ बातें हैं कि क्या कर सकते हो। तो आपको पता है कि लैक ऑफ फाइनेंस,
अभी इधर क्या क्या दिक्कत है तो वो हम एक एक करके दिक्कत देख लेते हैं। पहला, सिक्योरिटी काउंसिल इज डायनामिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी देखो, परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर विच दे यूज इन सर्विंग देयर इंटरेस्ट इन द पार्टनर्स ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैं बोला ना कि भाई वो के मेनन वो सिर्फ वही काम करेगा क्योंकि जिसमें उसका पंटर का फायदा होगा। यदि पंटर लोग को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो वहां पे वीटो लगा देगा, कहेगा नहीं रे नहीं ये नहीं होगा। तो ऐसे ही परमानेंट मेंबर है वो हमेशा वीटो लगाते रहते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। जैसे एग्जाम्पल पे चाइना यूज वीटो पावर फॉर इट्स इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। मैंने बोला था अभी एग्जाम्पल, वो पाकिस्तान में फायदा लेने के लिए हमेशा वीटो लगा देता है। इंडिया की परमानेंट सीट बने तो उसका कहता नहीं रहे, इसकी क्यों बना रहे हो, नहीं तो फिर ये कल हमारे लिए एक समस्या क्रिएट कर देगा। तो फर्स्ट हम समझ गए ना कि परमानेंट मेंबर्स जो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। सेकंड, लिमिटेड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। अब क्या है, क्योंकि जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है ना ये बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे, क्योंकि वो जनरल असेंबली है ना, मैंने अभी बोला ना आपसे क्वेश्चन, वो कोई काम धंधा ज्यादा नहीं करता। उसमें क्या है ना, इन्फोर्समेंट चीजें इन्फोर्स नहीं हो पाती हैं। आपने कोई भी काम के लिए अर्जी डाली, वो इन्फोर्स ही नहीं होगी, ऐसी डली रहेगी। जैसे कोई भी मान लो डिस्प्यूट है कोई भी, तो वो डिस्प्यूट सालों चल रहा है। ऐसे इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर वाला डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान का, वो चल ही रहा है, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। डिपेंड ऑन मेंबर्स स्टेट, फिर वो आपस में मिलके हम लोग पीस कीपिंग करते हैं और ये सब काम करते हैं। तो ये भी, तो फर्स्ट आप इसका नेगेटिव चैलेंज क्या लिख सकते हो, आप सिक्योरिटी काउंसिल से लिख सकते हो कि उधर वो अपना ही सब लोग काम कर रहे हैं, अपना काम बनता भाड़ में जनता। फिर आप लिख सकते हो सेकंड, वो आप जनरल असेंबली से लिख सकते हो कि ये सही से इन्फोर्समेंट नहीं कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, सॉवरेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। अभी क्या है ना कि जो मोस्टली जितने भी हैं कंट्री, तो वो चाहते हैं कि सॉवरेनिटी बनी रहे उनकी नेशनल इंटरेस्ट में। द वैल्यू ऑफ नेशंस हिंडर कलेक्टिव एक्शन एंड कंप्रोमाइज द इफेक्टिव ऑफ यूएन इंटरवेंशन। तो मोस्टली क्या है ना, जैसे मान के चलो ये कोई देश है, ये मान लो इंडिया ही है और ये है यूएन, तो ये चाहेगा ना कि जो ये कंट्री है इंडिया, ये चाहता है कि हम हमेशा सॉवरन रहें, यूएन का कोई भी इम्पैक्ट हम पे ना पड़े। ठीक है ना, यूएन कोई भी काम में हमारी एक मतलब टांग ना अड़ाए, हम कोई काम करें उसमें कूद के ना आ जाए कि ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते। तो मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो सॉवरेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट चाहते हैं कि वो किसी को इधर घुसने नहीं देते। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो पैसा नहीं है इतना ज़्यादा, वो फंडिंग है जो यूएसए और कुछ ऐसे महान जो P5 परमानेंट वाले लोग हैं वही इसे फंडिंग देते हैं। जब भाई पैसा भी वही देंगे और वो अपने खिलाफ, तो भाई उसे कैसे बोलने देंगे। सोच सकते हो ना तुम, ये वाली बात हो गई ना कि आप भी पैसा खिलाओ और फिर वो आदमी आपके खिलाफ जजमेंट दे दे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये सब इसकी दिक्कतें हैं, तो आप इसको जान लो। यूएन के बारे में आप लिख सकते हो क्या है, ठीक है ना। आफ्टर वर्ल्ड वॉर ये पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी। इसमें दिक्कतें क्या चल रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की दिक्कत है, उधर परमानेंट वाले जनरल असेंबली की दिक्कत है, फाइनेंस की दिक्कत है, सॉवरेनिटी एंड नेशनलिटी की दिक्कत है। ये 4-5 प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं। अब इनका हम रिफॉर्म करवा देते हैं कि कैसे इनका रिफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिंपल, पहला रिफॉर्म जो हमने चैलेंजेस पढ़े थे वही, कि हम इसको यूएन को कैन बी मोर इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं कि ये इतना इफेक्टिव हो जाए कि सारी दुनिया में इतनी शांति हो कि नोबल जो पीस प्राइज है वो सब लोगों को मिल जाए एक एक बार। तो इनहेंस कोऑपरेशन, हमने जो आप याद करो जो मैंने टेम्पलेट दिया था वे फॉरवर्ड वाला, वही तो सॉल्यूशन में यूज होता है ना। तो सबसे पहला कोऑपरेशन करो, एड्रेस करो रूट कॉज क्या कन्फ्लिक्ट का, मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज का इधर उधर करो, और हमें क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमने देखा था कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो उधर से और पैसे लो, ठीक है ना। पीस कीपिंग ऑपरेशंस को इंक्रीज करो, रिफॉर्म लेके आओ, अंदरूनी कुछ रिफॉर्म लेके आओ, वोटिंग वाले चांस दो। और जो क्या कहते हैं P5 है ना, उनको बोलो कि भाई हर जगह आप टांग नहीं अड़ाओगे, जो कोई काम की बात होती है वहां पे तो सही है, अपना अपना प्रॉफिट मत देखो। ये सब काम बता दो, सिंपली कंक्लूड कर दो। इट इज द बिगेस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज इनफ कैपेबिलिटी टू प्रिवेंट एंड रिजॉल्व द conflict around the world, but it need to utilize proactive way. Reform in UN are need of the hour of the make it more effective, ठीक है ना। अभी ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का काफी बड़ा है, काफी कैपेबिलिटी है इसके अंदर,
और ये दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट, दंगा प्रसाद हो सकता है, उसको अच्छे से रोक सकता है। लेकिन इसमें थोड़े से रिफॉर्म का ज़रूरत है, और रिफॉर्म का ज़रूरत हावर, ठीक है ना, नीड ऑफ द हावर मतलब अभी ज़रूरत है। ये एक फ्रेज है, नीड ऑफ द हावर, जिसका मतलब होता है एकदम तुरंत ज़रूरत है अभी, घंटा मत पढ़ लेना। ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन लगा मेरे को, आप लोग कॉपी कर सकते हो। यूएन में, यूएन के बारे में कभी भी लिखना हो तो आप कर सकते हो। डब्ल्यूटीए के लिए भी ये कंक्लूजन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो, इट इज द बिगेस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड हैज इनफ कैपेबिलिटी टू, इसके लिए ट्रेड के लिए, प्रिवेंट एंड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। फिर लिख सकते हो बट इट नीड टू यूटिलाइज प्रोएक्टिव रिफॉर्म, क्योंकि उधर भी बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। डब्ल्यूटीओ भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है मेरे भाई। तो ये सेम टू सेम कंक्लूजन आप डब्ल्यूटीओ और यूएन दोनों के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों की सेम टू सेम चिंताएं हैं। बस थोड़ा सा मैंने बोला ना, यही तो हमें सीखना है कि कैसे एक टेम्पलेट को हम 26 जगह, ऐसा तुमने मोस्टली टॉपर से सुना होगा ना कि वो एक एग्जाम्पल को ना 6 जगह यूज कर लेते थे। तो वो कैसे कर लेते थे वही मैं सिखा रहा हूँ आपको। एक कंक्लूजन आपने याद किया ना, और 2-3 बॉडीज को कवर कर सकते हो। ओके, तो सेकेंड बॉडी वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, ठीक है ना। ये चलो मेरे को क्वेश्चन बताओ, डब्ल्यूटीओ है ना जो जो यूएन का पार्ट है कि नहीं है? डब्ल्यूटीओ यूएन का पार्ट है कि नहीं है? आप कमेंट में मेरे को प्लीज बताना, है तो फिर, कि नहीं है तो फिर, जो भी है बता देना। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि मोस्टली टाइम पे ना डब्ल्यूटीओ न्यूज में ही रहता है। साल में आप देखोगे ना तो 12 महीने में ना ये 4-5 महीने न्यूज में रहता है। कोई ना कोई आके इस पे एलिगेशन लगा देता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही देता है, क्योंकि इसकी भी अपनी खुद की दिक्कतें हैं। यूएन जैसी बहुत सही से काम नहीं कर पाता है, या फिर जिसको इसको जो लोग फंड कर रहे हैं ना, तो उनका कुछ अलग इशू रहता है। अभी इंडिया इस पे भी एलिगेशन लगाया। अभी हम लोग यूएन को क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि इंडिया ने एलिगेशन लगाया कि ये डेफिनेशन नहीं दे पाए टेररिज्म की अब तक। तो वही सब चीज़ों को लेके ऐसे ही ये भी हमेशा न्यूज में ही रहता है। तो एक बार इस पे नोट्स बना के रख लो, कंक्लूजन जो ऊपर दिया है उसको ही कॉपी कर लेना। और इंट्रो इस पे बनाने की कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं है, सिंपल बोल दो इट इज़ ए मल्टीलेटरल बॉडी, और फिर उसके बाद शुरू कर दो, या फिर बता दो इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ये पहले 1995 से पहले क्या था, फिर ये कैसे 1995 में कन्वर्ट हो गया, तो वो सब बातें बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये न्यूज में क्यों होता है? क्योंकि ये द अपील फील्ड बिफोर द एप्लीट बॉडी। तो ये डब्ल्यू में एक जो अलग अलग तरीके की ना जो बॉडीज हैं उनके बारे में कुछ बातचीत हुई होगी मे बी। तो हम लोग देख लेते हैं आगे जल्दी जल्दी क्या है। वाइल्ड कवरेज, ट्रांसफॉर्म इंटरनेशनल ट्रेड, राइज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है ना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सोशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट, ग्लोबल कोऑपरेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ लें, उसके बाद ये सबको देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज़ द प्रिंसिपल फॉर्म फॉर सेटिंग द रूल्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप यहाँ से इंट्रो लिख सकते हो कि इट इज़ द प्रिंसिपल फॉर्म फॉर सेटिंग द रूल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। या फिर इट, जब भी इसका ओरिजिन हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा लिख के आप आगे बता सकते हो। या फिर ऐसे बता सकते हो कि पहले ये लिख दो ये ट्रेड, फिर उसके बाद लिख दो WTO सक्सेसर ऑफ द गेट, ठीक है ना। जनरल असेंबली ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1995 में ये बना है, लेकिन ये ओरिजिन कब हुआ था? 1994। WTO है जो नाम चेंज हुआ है वो हुआ है 1995 में, ठीक है ना। मेंबर कितने? 164, हेडेड बाई डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना। फंक्शन क्या है तो अभी मैंने बताया ना कि सबको ये ज्ञान फैलता है कि क्या ट्रेड में करना है, सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी है, फिर किस टाइप से मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, किस टाइप से टैक्स लगेंगे, इन सब की बातें यहाँ पे सुधारी जाती हैं, ठीक है। मेरे को ना जो ये बातें थी ये कोई अपने काम की नहीं है, जो ये चीज़ें हैं कि इसमें क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ये कुछ ज़्यादा खास काम की बात नहीं है, तो मैं उसे छोड़ दिया। मेन बात है कि इसमें इशू क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, क्योंकि यही मेन चीज़ है। और इसके अलावा कुछ कोई भी बॉडी के लिए बनता नहीं है। बॉडी क्या काम कर रही है ये हमें पता होना चाहिए, और उसमें क्या इशू है और उनको कैसे हम सुधार सकते हैं, ये वाली बात है। तो इशू विद WTO क्या है? तो इशू देखो 6-7 इशू हैं, जिनमें हमें 3-4 इशू हमेशा याद रखने चाहिए। ये सारे के सारे इशू याद करने का ट्राई मत करो, क्योंकि ये सब इशू कभी भी दिमाग में नहीं रहेंगे। तो 4-5 इशू रखो और उन्हीं को लिख के इजीली म्यूजस लिख दो कि क्या क्या समस्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जैसे देखें सरल सरल,
देखो डिस्प्यूट सेटलमेंट क्राइसिस, इसमें हमेशा क्या होता है, डिस्प्यूट बना ही रहता है, क्योंकि यूएस ब्लॉक अपॉइंटमेंट टू द अपीलेट बॉडी। अभी यूएस क्या है ना, इसको पैसा देता है। अब इसको पैसा देगा तो वो क्या करता है, हमेशा ब्लॉक कर देता है अपॉइंटमेंट के लिए जो अपीलेट बॉडी है उसको, फिर वो अपने हिसाब से आदमियों को रखने की कोशिश करता है। तो ये सबसे पहला डिस्प्यूट सेटलमेंट है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है कि जो भी अपॉइंट किया जाएगा फिर उसमें यूएस की मंजूरी लग जाती है, क्योंकि वही मेन आदमी है इसमें। इन एडिक्वेट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, सही से कोई चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। अभी किसी ने कोई रिपोर्ट किया, अभी मान के चलो लोगों ने कहा कि इंडिया के मैंगो हैं, यूएसए ने कहा कि उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, इंडिया के ऑरेंजेस हैं उन्हें मज़ा नहीं आ रहा, हमें लगता है इनमें कोई दिक्कत है, या फिर इंडिया अपने एग्रीकल्चर में सब्सिडी देता है, तो ये सही से ना मॉनिटर नहीं करेगा। अभी यूएसए ने बोल दिया है तो उस पर तुरंत जजमेंट सुनाने के लिए निकल लेगा छाता लेके। भाई पहले सही से जो भी चीज़ बोली गई है ना उसको मॉनिटर करो, उसके बाद में कोई भी इफेक्टिव चीज़ करो। या फिर टाइमली मॉनिटर नहीं करता है, कोई भी चीज़ होगी तो बहुत सारा टाइम लगा देगा। तो पहला डिस्प्यूट, सेकंड इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म है वो, जो थर्ड है वो मेंबर डेवलपमेंट स्टेटस। अब क्या है ना, बहुत सारा बड़ा कंसर्न है कि जो वहाँ पे लोग हैं, जो उसके मेंबर हैं, उसमें कुछ लोग हैं उनको स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब वही जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा माल देते हैं ना, उनको एकदम रेड कारपेट से उनका वेलकम किया जाता है, स्पेशल एंड डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट। और कुछ गरीब लोग हैं जो डेवलपिंग नेशन है, उनका कोई नहीं सुनता। पहला, ये सही से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, डिस्प्यूट बहुत है, वो यूएस से ब्लॉक कर रखा है। थर्ड, वो मेंबर डेवलपमेंट स्टेटस, कुछ को तो ये रेड कारपेट पे वेलकम करता है और कुछ को ये बैठाता भी नहीं है। इमर्जिंग इशू, और क्या क्या इशू है, जो 21 सेंचुरी का ट्रेड है ना, उसके साथ में ये पेस सेट नहीं कर पा रहा है। अलग अलग तरीके की नई नई अपडेट्स आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको ये सही से लिंक नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी ना 1995 के हिसाब से चल रहा है, जो इमर्ज हुआ था ना उसी हिसाब से ये लिंकेज चीज़ें कर रहा है। जो नए नए इमर्जिंग इशू होते हैं ना उनको टैकल नहीं कर पा रहा है। ऐसे मान लो ये चाचा हो गया है, ठीक है ना, चाचा बन गया ये। अभी नए नए बच्चा लोग हैं, वो 36 जात के गेम और वो नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, उस पर ये काम नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। कोई ना कोई इसका मिसयूज कर लेता है। राइजिंग प्रोटेक्शन एंड बायलेटरलिज्म, अभी मोस्टली क्या है ना कि ये है इंडिया, ये है इजराइल। अभी इंडिया इजराइल दोनों क्या करेंगे, बायलेटरल, जो हमने आज पढ़ा था ना एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे बायलेटरल बना के, फिर इसका कोई वहाँ पे रोल ही नहीं रहता है। समझ गए ना। डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री कंसर्न, वो अभी मैं बोला था ना, डेवलपिंग कंट्री का तो बहुत कंसर्न है। जो वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री हैं वो लोग को तो ये रेड कारपेट वेलकम देता है, ट्रीटमेंट देता है, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, बेचारी कुछ भी करें उन पे कोई सुनने वाला ही नहीं, उनकी दिक्कत ही नहीं सुनने वाला। तो ये कुछ इसके इशू हैं। अभी इसके रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो वही सेम टू सेम बातें हैं, कुछ ज़्यादा हमें इसमें जुगाड़ नहीं करना है। मेकिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, जो वो डिस्प्यूट हो रहा है उसको सेटलमेंट करने का कुछ जुगाड़ ढूंढ लेना है हमें। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एनहेंसी, ये देखो हमने टेम्पलेट में बताया था, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर सकते हो, बैलेंसिंग डिमांड कर सकते हो, ठीक है ना। और जो साइंस एंड टेक, मतलब वहाँ पे R&D कर सकते हो, जो उन्हें टेक्नोलॉजी नहीं पता है उससे एसोसिएट कर सकते हो किसी और के साथ में, यही सब चीज़ें हैं। तो यही था। तो आप ध्यान रखना है WTO में क्या दिक्कतें हैं ये, और क्या म्यूजर्स हैं ये। और इससे पहले वो मैंने कंक्लूजन बता दिया था ऊपर वाले में, तो उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना आप। और इन सब कंक्लूजन को ना कहीं कॉपी करके लिख के जाया करो, जो मैं बोल रहा होता हूँ ना उसको अपने टेबल में बना के रखो। जो मैं कीवर्ड वाला बोलता ना, एक टेबल बना के रखो, इधर इंट्रो का इधर कंक्लूजन का, तो उधर ही आप इसे कंक्लूजन लिख लो और सामने मेंशन कर दिया करो इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। क्योंकि जब आप इसे यूज नहीं करोगे ना, ऐसे लिख के रख लोगे तो उसका कोई मीन्स नहीं रहेगा। G7, अभी वो G7 क्या है तो इसको जल्दी देख लेते हैं। G7 ना ग्रुप ऑफ 7 है, जो 7 लोग मिलके ग्रुप बनाए। अभी हमने G7 को न्यूज में देखा था ना, 49 समिट हुई और उधर ही तो हम लोगों ने UN को बोला है कि वो डेफिनेशन बनाओ टेररिज्म की, ठीक है ना। तो वही अभी है। अभी इसमें ना कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन वो थोड़े से इसके मेंबर्स याद करने थे तो मेरे को याद आ गया कि मैं इसे करा देता हूँ। G7 का जो है वो देखो, G7 में 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को याद रखना है, और उसमें रसिया ऐड कर दें तो G8 हो जाता है, और कुछ लोग हैं उनको जो ऐड कर दें तो G20 हो जाता है। अभी मैं ये याद करवाने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों, G20 पे ना 2020 में ही, सही 2020 ही था हाँ,
उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कौन सी कंट्री G20 की पार्टनर हैं कि नहीं है, G20 की मेंबर हैं कि नहीं है, G20 गैंग का कौन कौन सा हिस्सा है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने वो पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा कभी नहीं पूछ सकते, ऐसी तो कहीं बात लिखी नहीं है ना। तो फिर मैंने कहा इन्हें याद ही कर लेते हैं, तो ठीक है। सबसे पहले G7 याद करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रिक होता है ना, तो जूस विद GF, GF का मतलब तो जानते हो गए आप लोग ना, तो जूस विद GF, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जूस, J4 जापान, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। J4 जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। GF को थोड़ा ध्यान से रखो। जर्मनी और फ्रांस, समझ रहे हो ना, जर्मनी और फ्रांस में है GF, ठीक है ना। तो जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये रहा जूस, और ये GF हो गई जर्मनी और फ्रांस। तो आप याद रख सकते हो जूस विद GF। तो मैं ऐसे याद करके रखता हूँ कि जूस तो मैं ऐसे 3-4 बार पढ़ा था, तो मेरे को याद हो गया कि J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, और E फॉर इंग्लैंड, और G फॉर जर्मनी, और तो मेरे को जूस अच्छे से याद था, लेकिन GF नहीं था। तो मैंने फिर सोचा कि GF किधर का चाहिए अपन को, जर्मनी का या फ्रांस का। तो फिर मैंने सोचा जर्मनी फ्रांस दोनों से मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सोचा मैंने, ठीक है, इसे अब दिल पे नहीं लेना है। तो फिर मैंने याद करने के लिए सब सोच के रखा है कि जूस, और फिर वो जर्मनी और फ्रांस, ठीक है ना। तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं। और क्या जानते हैं इसके बारे में, तो G7 हमें पता चल गया, यदि इसमें रसिया ऐड कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका G8, समझ गया ना। अब इसमें और कौन कौन सी कंट्री है जिनको हम ऐड कर दें तो ये G20 बन जाएगा। तो देखो मोल ली, इंडिया है भाई, ध्यान रखना है, इंडिया है। हम लोग पहले ना ये G7 को याद करे थे, तो रसिया हम अपने आप ऐड करके G8 कर लेते हैं। उसके बाद मैं कैसे याद करता हूँ, ये देखता हूँ कि एशिया से कौन से हैं। इंडिया है एशिया से, चाइना है एशिया से, सऊदी अरेबिया है एशिया से, तुर्की है एशिया से, इंडोनेशिया है एशिया से। तो अब देखो कितने लोग एशिया से हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 8 पहले से थे, +5 बराबर 13, ठीक है ना। तो याद रखना है तो में एशिया से कौन कौन से थे। ऐसे क्या होता है, हमेशा हम भूल जाते हैं, जब हम थोड़ा सा तोड़ तोड़ के याद रखते हैं तो हम याद इजीली याद कर लेते हैं। तो हमें याद रखना है एशिया वाले। तो एशिया वाले हमें समझ में आ चुके हैं कि एशिया से कौन कौन है। पहले तो अपना दो भाई लोग जो काफ़ी चीता हैं, इंडिया और चाइना, IC, ठीक है ना। फिर एक और इंडोनेशिया और सऊदी अरबिया। फिर एक रह गया, वो है आपका तुर्की। अब मैं इसे कैसे याद किया था वो देखो, IIT CSA। अब मैं इसमें एक ट्रिक बनाया था कि IIT में करूँगा तो CS से करूँगा, कंप्यूटर साइंस से, और वो भी कहाँ से करूँगा, तो मैंने लिखा था IIT CS, और मतलब A, वो भी हम कौन सा ग्रेड लेके आएंगे, A। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, A से कुछ भी याद कर सकते हो, अहमदाबाद से कर सकते हो, ठीक है, IIT अहमदाबाद। तो आप ऐसे कर लो, कुछ भी मतलब A से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। तो मैं मेनली मैंने ऐसे याद कर रखा था कि 8 के वो 7 के लिए जूस विद GF, ठीक है ना। तो वो मेरे को याद हो गए, फिर 80 जोड़ दिया। फिर मैंने देखे थे 5 कहाँ से आए थे, वो 5 आए थे, आपने देखा कि वो 5 के 5 कहाँ से थे, वो थे आपके एशिया से, सॉरी। तो फिर मैंने लिखा ISA IT, तो मैंने लिखा है IIT CS। तो मैं IIT करूँगा वो कौन सी ब्रांच से करूँगा, CS से, और कहाँ से करूँगा, वो करूँगा मैं IIT अहमदाबाद से, ठीक है ना। तो सिंपल, I फॉर इंडोनेशिया, I फॉर इंडिया, T फॉर तुर्की, और C फॉर आप जानते ही हो चाइना, और S फॉर सऊदी अरबिया, ठीक है ना। और वो भी कहाँ से कर रहे हैं, तो ये अब मैं देखो 13 हो चुके हैं, 7 बचे हुए हैं। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गर्लफ्रेंड के साथ में जूस पिया,
ठीक है ना। फिर मैं कहाँ गया, आईआईटी में एडमिशन लिया मैंने, और सीएस मैंने ब्रांच ली। अब देखो कहानी में आगे क्या बना। अभी और जो लोग बचे हुए हैं ये किधर के हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। सऊदी, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, मैक्स। तो ये अपने 7 लोग और बाकी हैं। इनको कैसे याद कर सकते हो? BAAS, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, और S4 साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका, और S4 साउथ कोरिया। ठीक है, तो लिख लेना वॉस। आपने देखा होगा ना, वॉस का स्पीकर आता है ऐसे करके, कुछ जुगाड़ कर लेना आप। ये मेरे को अभी इस इंस्टेंट याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इतने याद जानता हूँ, तो मेरे को उधर वाले ज़्यादा ध्यान नहीं करने होते, इधर से मैं एलिमिनेट करके निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है, तो मेरे को पता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील उधर ही रहते हैं, और 2 साउथ वाले रहते हैं, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन का मेरे को पता ही है, तो कुछ भी रखेगा तो मैं यूरोपियन यूनियन को जानता ही हूँ। और मैक्सिको भी हम पकड़ ही लेंगे, क्योंकि वो यूएसए के बाजू में है। ठीक है ना। तो आप इन्हें कैसे भी करके याद कर लेना। मैं ये 2 ट्रिक्स यूज करता हूँ केवल याद करने के लिए, बाकी मैं जुगाड़ कर लेता हूँ। तो हमने अब तक क्या सीखा? हमने सीखा कि वो G7 क्यों न्यूज में है, क्योंकि उसका आपने देखा 49th समिट हुआ है, और उसके अलावा फिर हमने इसके मेंबर्स को याद किया। तो इंडिया ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान भी दिया है कि क्या क्या करना है हमें, एड्रेस फूड, हेल्थ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, तो हमेशा वो देख लेना है। तो जब भी कोई ऐसा सबमिट होता है तो उसके मेजर आउटकम्स होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर G20 और उसके कुछ आउटकम्स। तो याद रखना है कि कोई भी सबमिट होता है उसमें से क्या निकला है, आउटकम क्या है, उनको हमें बराबर याद रहना चाहिए। ठीक है ना। तो आउटकम्स क्या थे? हमेशा किसी के भी आउटकम निकालने होना, तो वही हमेशा घिसे पिटे आउटकम होते हैं कि वो फूड सिक्योरिटी को सेव करेंगे, ट्रेड को इंक्रीज करेंगे, टेररिज्म को कम करेंगे, ठीक है ना, क्लाइमेट को लड़ेंगे। यही सब 5-6 फैक्ट बनते हैं, इन्हीं सबको याद रखना है हमेशा। यही कोऑर्डिनेट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। जैसे देखो, कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन द इकोनॉमिक, लो भाई, क्या करेंगे कि वेपनाइज ट्रेडिंग करेंगे, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो अपने हिसाब से बढ़ाएंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, बस मेन मुद्दा यही है। स्टैंडर्ड एआई इंटेलिजेंस डेवलपमेंट करेंगे। अब एआई के लिए फिर एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे टेक्नोलॉजी, और एआई डेवलप करेंगे, काफ़ी अच्छे लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे। क्लाइमेट एनर्जी, मैंने अभी बोला ना, वही सब चीज़ें हैं। क्लाइमेट के लिए लड़ेंगे, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए लड़ेंगे। लो भाई, आउटकम हो गए। हमेशा ये 5 बातें लिख लो आप। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ करेंगे हम, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करेंगे हम, ओके। और क्या कहते हैं, एनर्जी रिलेटेड कुछ करेंगे हम, ये जिन लोगों के पास एनर्जी नहीं है उन लोगों के पास में, ओके। टेररिज्म को कम करेंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है ना। या फिर कोई बॉर्डर है तो बॉर्डर रिलेटेड हम क्या कर लेंगे, बॉर्डर या डिफेंस रिलेटेड कुछ काम करेंगे। ये 5 इफेक्ट बनते हैं। इन्हीं के हमेशा जितने भी सबमिट होते हैं इन्हीं पे बात करते हैं, इनसे अलग कुछ बात नहीं होती है। कोई बातें हैं ही नहीं दुनिया में। अब ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात थोड़ी नहीं करने बैठेंगे कि तुम्हारा कैसा है या तुम्हारी कैसी है। भाई जो मेन मुद्दे हैं ना, यही दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं जो मैंने लिखी हैं। अब इन्हीं दिक्कतों पे तो बात होगी ना हमेशा। सिंपल बात, खत्म। रिलेवेंस ऑफ जीएस इन करेंट जियो पॉलिटिक्स। अभी जो करेंट जियो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, उसमें क्या रिलेवेंस है G7 का? वो इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इंटरनेशनल कॉमर्स, सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस, कैटलिस्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। तो मोस्टली क्या है ना, जो इसका रिलेवेंस है ना G7 का करंट जियो पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक पावर, और काफ़ी मतलब इकोनॉमिक अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं 7 जो इसको मतलब इस ग्रुप को बनाते हैं, इस गैंग को। पॉलिटिकली भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि उधर अच्छे अच्छे लोग हैं सब। सिंबल भी बहुत अच्छा है, कैसे इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी, सब लोग अच्छे सिंबल्स प्रेजेंट करते हैं, सबके यहाँ डेमोक्रेसी है, कहीं पे भी टेररिस्ट नहीं रहते हैं, कहीं पे भी डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, ठीक है ना। इन सब की बातें होंगी। इंडिया ने कोई ये 10 पॉइंट्स का प्रोग्राम दिया था, तो ये आप पढ़ लेना। 10 पॉइंट में क्या होंगे, वही सेम बातें होंगी। फर्टिलाइजर्स बढ़ाएंगे, ठीक है, फूड को हिसाब से करेंगे, हेल्थ पे ध्यान देंगे, हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाएंगे।
ये मैंने लिखा है मे बी ऑल यू नो, वही सब अच्छी अच्छी बातें, जितनी भी अच्छी बातें आप कर सकते हो उन्हीं पे। ये मिलेट वाली बात आप ध्यान रख लेना, जब भी कहीं मिलेट की बात है, मिलेट के ऊपर क्वेश्चन आए ना, तो आप तुरंत बता देना 10 पॉइंट एक्शन प्लान बाई इंडिया ड्यूरिंग द G7 समिट। ओके, तो ये आप फैक्ट लिख लो कहीं पे भी, ये फॉर्डर पॉइंट मिल गया। आप मिलेट रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिख देंगे, हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें लिख देंगे कभी इंडिया ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान किया है G7 समिट में, तो वो कुछ मजा करेंगे। फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई भी कुछ भी आता है तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखो क्या करना है, फर्टिलाइजर की जगह यूज करना है, मिलेट में यूज करना है, हेल्थ केयर में यूज करना है, ठीक है ना, यहाँ यहाँ यूज कर सकते हैं। अब ये बताओ ये इफेक्टिव क्यों नहीं है। भाई इफेक्टिव ना होने के बहुत सारे कार्ड होते हैं किसी भी बॉडी के। क्या हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट, अभी जो बोला है तुमने वो कर ही नहीं रहे हो। कमिटमेंट बोला था तुमने कल से 10 घंटे पढ़ोगे, तो 2 घंटे पढ़ने के बाद बाबू के साथ मूवी देखने चले गए रूम पे, ठीक है ना। चेंज इन ग्लोबल डायनामिक, अभी ग्लोबल में डायनामिक में क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं, लेकिन आप उनके अकॉर्डिंग चल नहीं रहे हो, ये भी एक समस्या है। डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, वो 7 लोग हैं ना, 7 लोगों का भी अलग अलग इंटरेस्ट है। भाई 7 लोग मिलके एक काम ही नहीं करना चाहते, कभी यूएस से भाग जाएगा, बोलेगा नहीं रे अपन को क्लाइमेट की बात नहीं करनी है, अभी जापान बोलेगा कि नहीं रे हम तो सिर्फ साइक्लोन की बात करेंगे। तो अलग अलग डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सेम नहीं है, फिर वो अपने आप ही दिक्कत आ जाएगा, इसलिए इफेक्टिव नहीं है। अभी इंडिया के बारे में इन्होंने बताया कि क्या अपॉर्चुनिटी इंडिया को और क्या कंसर्न है इससे, तो वो आप तुम देख सकते हो, कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, कुछ ज़्यादा कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि वो पूरी G7 भी है, कुछ ज़्यादा इतनी इफेक्टिव नहीं है इंडिया के लिए। तो आप देख लेना और अपने हिसाब से थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। अपन रसिया की हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, इधर मैंने लिखा हुआ है। कंक्लूजन इसका बहुत अच्छा है, जब भी कोई भी मल्टीलेटरल बॉडी से रिलेटेड कंक्लूजन आपको लिखना हो तो ये कंक्लूजन यूज कर सकते हो आप। G7 की जगह G20 लगा दो, G8 लगा दो, कुछ भी लगा दो, देखो कितना मस्त लिखा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप आफ्टर द ग्लोबल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, मतलब ग्लोबल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, WTO है, ठीक है ना, UN है, वर्ल्ड बैंक है, ये हैं। तो इनके बाद में जो हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोबल ग्रुपिंग। इसमें G20 है, G7 है, G8 है, या फिर और भी हैं रीजनल लेवल की, तो उनके लिए भी यूज कर सकते हो ये। तो ये सबसे अच्छा है। इनके बाद में क्लोज कॉपरेशन विद G7 विल बेनिफिशियल टू इंडियन फुलफिल द, मतलब आप इसे आराम से रिप्लिकेट कर सकते हो थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज करके, और जितनी भी ग्लोबल ग्रुपिंग है उन सब में ये कंक्लूजन यूज हो सकता है। और इसे छोटा कर लेना। अब छोटा कैसे कर सकते हो, तो आप ना जो इन्होंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वहाँ एक एग्जाम्पल दे के आप बढ़ सकते हो। इन्होंने जहाँ ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें कर रखी हैं उन्हें थोड़ा सा 1-2 लाइन में ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि ये 3 लाइन का है, आपकी कॉपी पे तो ये 7 लाइन में बनेगा, तो इसे थोड़ा सा कम कर लो, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है ADB, जो आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो उसका क्या सीन है उसके ऊपर है। तो आपको ध्यान रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये क्या काम करती है क्या नहीं काम करती है, तो इसके ऊपर ही इन्होंने एक पार्टनरशिप कर रखी है, तो उसके ऊपर ये पूरा एक आर्टिकल आया हुआ है। तो एक जो इन्होंने पार्टनरशिप की है उस पार्टनरशिप का नाम क्या है वो देखते हैं। ये CPS, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी क्या होती है, तो इधर बताया हुआ है। ADB इज प्राइमरी प्लेटफॉर्म ऑफ द डिजाइनिंग ऑपरेशन टू द डिलीवर डेवलपमेंट रेट एट द कंट्री लेवल। तो ये मान के चलो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो सब तरह के माल देखकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, कोई भी तुम्हें दिक्कत है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। इससे पहले ये ADB CSP 2018 से 22 इंडिया में किया हुआ था, ठीक है ना, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। तो यही सब कुछ बनाता है। इसमें ये माल कितना खर्च करता है, 70-30 का रेशियो रखता है, 70% खुद देता है, 30% वो नेशन देगा जिधर ये काम कर रहा होता है, ठीक है ना। 3 पिलर्स स्ट्रेटजी इसमें, एक्सलेट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन को ये इंक्रीज कर देता है, कैसे MSME को स्ट्रॉन्ग कर देगा, और कहते हैं ऑगमेंट गवर्नमेंट कैपेसिटी को ना कम करके प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज कर देगा। प्रमोट क्लाइमेट रिजिलेंट ग्रीन ग्रोथ, वो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करेगा। डीपन सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन, सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन करेगा, उसके हिसाब से थोड़ा सा ह्यूमन जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। बेसिक अर्बन सर्विसेज देगा, मॉडर्नाइजिंग इरिगेशन देगा,
एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना, यही सब चीज़ें बातें करेगा। अभी एडीबी क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेना। मनीला में, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, 1966 में बना था, और भारत फाउंडिंग फादर है इसका, ठीक है ना। शेयर होल्डिंग, हाँ ये याद रखना, शेयर होल्डिंग एक बार पीवाईक्यू में पूछी गई है। ओके, तो शेयर होल्डिंग की बात की है तो ये यूएस एंड जापान हैव द हाईएस्ट शेयर होल्डिंग इन, देखो 15.6% यूएस एंड जापान, ये नॉन बोरिंग मेंबर्स हैं, ये ध्यान रखना है। जब नॉन बोरिंग मेंबर्स की बात आती है तो यूएस जापान सबसे आगे हैं, और यदि बोरिंग की आती है तो इंडिया और चाइना सबसे आगे हैं। चाइना 6.4 और इंडिया 6.3। ये बोरो करते हैं ना, वो लोग बोरो नहीं करते, इसलिए इसका कोई रिपोर्ट आता है, क्योंकि रिपोर्ट कभी कभी याद रखना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, की इंडिकेशन ऑफ एशिया आउटलुक, ठीक है ना। इंडिया और एडीबी का क्या है तो एक बार आप आंखें मार लेना इसमें। अब इसको चैलेंज क्या है, वही डिफरेंशियल अप्रोच, सब लोगों का अलग अलग क्या कहते हैं निशाना है, कोई कुछ चाहता है कोई कुछ कहता है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ये कुछ अलग लेवल की समस्या है। तो इसका ये कंक्लूजन दिया हुआ है, लेकिन कंक्लूजन आप चाहो तो इसमें एक अच्छा कीवर्ड मिला हुआ है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बेस्ट एशिया, बेस्ट एशिया से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज चल रही है। देखो मैंने बताया था ना, I2U2 को हम लोग बोलते हैं क्वाड, तो अभी हमने एक और क्वाड बनाया है, इसको बोलते हैं क्वाड 2। तो अभी वो क्या है, सऊदी अरबिया ने अभी जो अपना NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, USA, UAE, ये सब लोग मिले और इन्होंने कुछ एक गैंग बनाई है, तो उसको हम देखते हैं क्या है। तो ये मीटिंग वाज एडवांस शेयर विजन, सिक्योर एंड प्रॉस्पर बेस्ट एशिया, कनेक्ट टू साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये क्वाड बना है, ध्यान रखना। पहला वाला क्वाड का नाम क्या था, I2U2, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इधर इनका लोकेशन है, आप देख लो। थोड़ा मैं ये इसलिए ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम हो चुका है, और मेरे को लगता है इनमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि मैं कोई चीज़ समझाऊंगा अभी तो उसके लिए ना थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे देख लेना आप सही से, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी और क्या क्या दिक्कतें हैं, ये आप सब समझ लेना, ठीक है ना। ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा खास काम का नहीं है, इधर मैपिंग आप देख लेना। तो यही रखते हैं आप, नेक्स्ट दूसरी वीडियो हम ले लेंगे, अभी यहीं रखते हैं यहीं तक, ठीक है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत कर लेते हैं इस पर। ओके, ठीक है, गुड नाइट।